दोनों लाइव हैं ऑलरेडी। और मैं सभी जो भी श्रोता, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको मेरे अनुपम त्रिपाठी की तरफ से नमस्कार। और हमारे साथ हैं संदीप यादव जी। मैं अनुपम त्रिपाठी जी आपका स्वागत भी करता हूं आज, धन्यवाद भी करता हूं। और अब अपने फुर्सत के माध्यम से जो भी लोग हमें आपको सुनेंगे उन सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। नीतू जी का धन्यवाद है, उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो बातचीत का सिलसिला हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी जो बातचीत का मेन मुद्दा है वो है हम दोनों लोगों का स्ट्रगल। हम लोगों ने किस तरीके से जैसा कि आप सबको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। संदीप जी हमारे एक्टर हैं और इन्होंने भाभी जी घर पे हैं जैसे हिट सीरियल से अपनी स्टार्ट की। उसके बाद बहुत सारे सीरियल्स के बाद अभी रिसेंटली थप्पड़, टीपली लाइव, गुलाबो सिताबो, हंसमुख, भौकाल, बाटला हाउस जैसी फिल्मों में काम किया है। और मैं राइटर डायरेक्टर रहा हूँ। 2003 में मुंबई गया था। उसके बाद मैं वहाँ पर राइटिंग और डायरेक्शन कर रहा हूँ। स्टार स्पोर्ट्स में भी मैंने काम किया और बहुत सारे चैनल्स में काम किया। तो आज हम लोग अपने शुरुआती दौर के बारे में बताएंगे कि शुरुआती जब हम छोटे शहरों से आते हैं तो छोटे शहरों के लोगों के साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम लोग कहाँ फंसते हैं, क्या समस्याएं होती हैं हमारे साथ। तो संदीप जी, अ, आपने अपने जैसे एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे की? मतलब आपको संदीप जी डिस्कनेक्ट हो गए मुझे लगता है। उनकी तरफ नेटवर्क का कोई इशू था शायद। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी बातचीत। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी शुरुआती दौर में मेरी क्या स्थिति थी। तो मैं चूंकि एक गांव से आता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, छोटे शहर या गांव के लोगों के साथ समस्या ये होती है कि अगर वो कोई ऐसा करियर चुन लें, कुछ ऐसी चीज चुन लें जिसमें कि उनको कोई राह दिखाने वाला ना हो, या थोड़ा सा मतलब अलग हटके एक प्रोफेशन हो, तो समस्या यही आती है कि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं होता है कि आप ये कर सकते हैं, ये इस रास्ते से चल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और फिल्म लाइन, बॉलीवुड में अगर किसी को जाना हो और आप छोटे जगह से आते हैं तो अब तो काफी सुविधाएं हो गई। मतलब 90s का दौर ऐसा दौर था जहां पर कि इसको अच्छा भी नहीं माना जाता था। तो ये काफी एम्बैरेसिंग प्रोफेशन हुआ करता था। लोग इसमें हम लोगों को तरह तरह के नामों से पुकारा करते थे। नचनिया कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे भड़ैती कर रहे हैं। तो इस टाइप के शब्द भी सुनने को मिलते थे, इस टाइप की चीजें भी सुनने को मिलती थी, जो कि निश्चित तौर पे सुन के अच्छा नहीं लगता था। तो सपने बड़े थे लेकिन शहर छोटा था, बस यही दिक्कत थी। और ये काफी बड़ी दिक्कत थी शुरुआती दौर की। तो संदीप जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं वेट करता हूं उनका कि वो जुड़ें और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो संदीप जी, इफ यू आर वाचिंग प्लीज कनेक्ट। तब तक मैं जारी रखता हूं ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं वो बोर ना हो। तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। और केंद्रीय विद्यालय में करिकुलम एक्टिविटीज के लिए अलग से 2 पीरियड्स होते थे। हमारा जो लास्ट 2 पीरियड्स होते थे सैटरडे को, एवरी सैटरडे को, वो सीसीए पीरियड होते थे। और उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम लोगों से कराई जाती थी। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं स्टेज पे चढ़ूं, कुछ परफॉर्म करूं, या कुछ ना करूं तो नाचूं गाऊं, कुछ तो कर। तो मैं यही सब चीजें किया करता था और इसमें लोग काफी अप्रिशिएट भी करते थे मुझे। तो वहीं से बस एक चस्का सा लग गया कि नहीं यार, अब तो मतलब जो है करना है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब चीजें करके। तो ये एक अच्छा था समय स्कूल में। फिर मेरे एक टीचर थे, हमारे आर्ट टीचर थे, उन्होंने मेरे इस टैलेंट को पहचाना। उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। हमारे साहा सर थे और हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, वो भी काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। तो इन लोगों की मदद से मुझे थोड़ा सा उन लोगों ने इनकरेज किया। मैं कविताएं वविताएं लिखता था, उसको इनकरेज किया कि बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, तुम अच्छा करते हो, तुम्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी ट्रेनिंग मिल गई तो अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से उनके अप्रिसिएशन से, उनके थोड़ा सा पुश करने से मुझ मेरा हौसला बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं यार, मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। लेकिन फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब
बढ़ें आगे तो कैसे बढ़ें। तो उसके लिए फिर हुआ ये कि जब मैंने 12th पास किया और 12th पास करने के बाद मुझे कोई दिशा ही नहीं समझ में आ रही थी। मेरा घर वाले चाहते थे कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, साइंस से पढ़ाई करूँ, पर मेरा मन था नहीं। मुझे लगता था कि यार ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में घुसती हैं नहीं। और मैथ्स अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे फिजिक्स और बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर थे। तो घर वाले चाहते थे कि मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि नहीं यार, ये सब चीज़ें तो बेकार हैं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं। तो आई डोंट नो भाई कहाँ गए हमारे संदीप जी। मे भी संदीप जी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, वो एग्जिट कर गए हैं। और अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंटिन्यू रखूं बातचीत को या क्या करूं, उनका वेट करूं। तो वेट करता हूँ, वो आए जुड़े। और तो हम लोग ओके। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि मैं कंटिन्यू करता हूँ एज अनुपम त्रिपाठी, सो आई एम कंटिन्यू। अभी हमारी एक जूनियर हुआ करती थी जब मैं 12th में था, और स्कूलों में नाटक वाटक करके बहुत फेमस हो गया था अपने। तो हीरो टाइप इमेज थी मेरी। तो बहुत सारे लोग मुझे तरह तरह की चीज़ें बताते थे, भैया आप मुंबई चले जाओ, भैया आप एक्टर बन जाओ, भैया ये कर लो, भैया वो कर लो। पर मुझे कुछ भी जम नहीं रहा था। तो मेरी एक जूनियर थी, उसने मुझे बताया कि भैया हमारे बड़े भाई हैं, और आपको याद होगा हम आपसे 2 साल सीनियर थे स्कूल में ही। और राशिद भाई, और वो जो है मेरे भैया हैं, और वो थिएटर वेटर करते हैं। तो वो लोग थिएटर करते हैं, और थिएटर के सिलसिले में बाहर बाहर भी जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे करते हैं। तो मुझे लगा कि यार अच्छी चीज़ है यार, ये तो फिर मतलब यही तो मैं करना चाहता था, थिएटर। तो उसने मैंने कहा कि अपने भैया से मिलवाओ मुझे। तो उसने बोला कि ये मेरे भैया रोज शाम को वो स्टेडियम है शहर का, उस स्टेडियम में रोज शाम को जाते हैं। तो मैं शाम को पहुंच गया वहां पर उनसे मिलने के लिए। तो मैं देखता क्या हूँ कि पहलवानों का अखाड़ा है, और वहां पर लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। और वहां पर एक आदमी पहलवान जैसा ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बैठा हुआ है। तो मुझे लगा यार कि मतलब ये तो फिर अच्छा मैं पहचान गया, क्योंकि मेरे सीनियर थे तो मैं दूर से देख के पहचान गया। तो मुझे लगा यार ये है, ये तो पहलवानी के अखाड़े में करके आ रहे हैं। तो मैं पहुंचा उनके पास डरते डरते। सीनियर थे तो थोड़ा बोला भैया मैं, बोले हाँ हाँ मैं तुमको जानता हूँ, और साजिया ने तुम्हारे बारे में बताया, और बढ़िया है, तुम थिएटर करो, बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने बोला मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने ग्रुप में जो आपके सर हैं उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। चलिए संदीप जी आ गए। संदीप जी आपका एक तो कैमरा उल्टा है। यस, सर। अभी उल्टा है। हाँ, मैं एक अभी मिनट। आप, हाँ ये शायद अब ठीक हुआ। हाँ। कहाँ दुनिया आपकी जो है, एक तो तमाम पहले तकनीकी, जैसे हम लोग इतने ऑर्गेनिक लोग हैं कि भगवान भी, कुदरत भी, तमाम तकनीकी साधन संसाधन भी हमारा बड़ा साथ देते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक ही रहें, आर्टिफिशियल ना होने पाए। तो सही बात। कनेक्शन वाइफ, चलिए हम लोग, मैं आ गया हूँ। तो मैं बात कर रहा था जी अभी, सर। अपने दर्शकों को बता रहा था अपने शुरुआती दौर के बारे में, जी। कि शुरुआत में मैं स्कूल में था, और स्कूल में ही नाटक वाटक किया करता था। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था मैं। अच्छा। और वहीं पर हाँ नाटक किया करता था, और मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलता था। मतलब स्कूल का हीरो था मैं, मतलब पूरा फुल फ्लेजेड हीरो, इकलौता एकमेव हीरो वाली स्टाइल। तो वैसा। जी जी। और फिर मुझे मेरी एक जूनियर थी, जब मैं 12th में पढ़ रहा था, तो उसने मुझे सजेस्ट किया। उसने बोला कि हमारे भैया हैं जो थिएटर वेटर करते हैं, और बाहर बाहर भी जाते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं थिएटर के। तो मुझे लगा कि यार इनको ज्वाइन करना चाहिए। तो वो उसी कॉलेज में मेरे 2 साल सीनियर थे। तो अच्छा। मैं पहुंचा, हाँ उनसे मिलने के लिए। मैंने पूछा वो मिलेंगे कहाँ, तो बोले वो रोज शाम को स्टेडियम जाते हैं, आप स्टेडियम में जाइए, उनसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। मैं कहा जी ठीक है जी। भाई। स्टेडियम जब पहुंचा तो मैं देखता क्या हूँ कि पहलवानों का अखाड़ा है। उस हाँ। अखाड़े में पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं।
और हाँ। एक बंदा लंबा चौड़ा 6 फुटा जवान हट्टा कट्टा बैठा है वहां पर, पसीने से तर। तो मुझे लगा यार कि मतलब उसने तो बताया था कि वो एक्टर है, मतलब यहाँ तो सब पहलवान ही दिख रहे हैं मुझे। हम्म। फिर मैंने उसको पहचाना, पहचान के उनके पास गया। आप सीनियर थे मेरे तो थोड़ा सा झिझक भी हो रही थी। उनको मैंने नमस्ते वमस्ते किया, बोला भैया हमको करना है एक्टिंग। बोले हाँ बड़ी अच्छी चीज है, ये है वो है। फिर हाँ। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जो हमारा एक तृष्णा नाट्य संस्था थी सुल्तानपुर में, जो शौकिया थिएटर करने वालों लोगों का एक गुट था। उसमें कोई टीचर था, कोई स्टूडेंट था, कोई दुकान वाला था, कोई कुछ मतलब इस टाइप के लोग थे, और उन सब लोगों को मिला के एक संस्था बनाई गई थी, जैसे छोटे शहरों में होता है। जी जी जी। तो मैं वहां पहुंचा, और वहां अशोक वर्मा जी थे, जो मेरे थिएटर के पहले गुरु कहूंगा मैं उनको। तो अशोक वर्मा जी ने मुझे वहाँ बड़े अच्छे से वेलकम किया, और बोला कि यार तुम तो, पतला दुबला सा था मैं, तो उन्होंने बोला कि बढ़िया है तुम्हारे, हम लोग एक नाटक करने जा रहे हैं, और उस नाटक में हम तुमको एक कैरेक्टर दे सकते हैं, हवलदार का एक कैरेक्टर खाली है। तो संयोग हम्म। ऐसा हुआ, मैं हवलदार बना, और जो हमारे सीनियर थे राशिद भाई, वो इंस्पेक्टर थे। तो अच्छा। वहां से फिर हम दोनों की ट्यूनिंग हुई, मतलब कॉमेडी पूरा कैरेक्टर था हाँ कि वो हाँ। द- दरोगा जितना ही बदमाश आदमी है, जितना ही कमीना आदमी है, हवलदार उससे एक स्टेप और ऊपर है, वो और अच्छा अच्छा। कमीना है। तो इन दोनों की जोड़ी थी। तो वहां से हम्म। हमारी बॉन्डिंग हुई। फिर हम लोगों ने छोटे शहर में थिएटर करते 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 हाँ हाँ। स्कूलों में कर लिया, नुक्कड़ कर लिया, खूब नुक्कड़ किए। जी जी। कॉलेजेस में कोई फेस्टिवल होता था, मेले तमाशे होते थे, उसमें नाटक किया करते थे। फिर कभी हम्म। कभी साल में 2-3 बार बाहर भी जाया करते थे। तो इस तरीके से जो है हमारा शुरुआत रहा। और आप बताइए आपकी शुरुआत कैसे हुई थिएटर में? मेरी शुरुआत अनुपम जी बचपन से, तो मतलब एक परवरिश ये कहिए कि मैं तो गांव में रहा पला बढ़ा, और वहाँ जो गांव का माहौल था वो हम लोग के समय में यही था कि जब बारातें आती थी गांव में, तो बारात के साथ नौटंकी ज़रूर आती थी। तो बड़ी मशहूर दो चार नौटंकी कंपनियां थी कि भाई फला नौटंकी आ रही है, या ये ग्रुप आ रहा है, या फला नाचने वाली उस ग्रुप में आ रही है। तो एक क्रेज खाली नाम को लेकर था। तो हम लोग दर्शकों की तरह बैठ के अपना दरी पे बैठ के नौटंकी देखा करते थे। तो मेरे जो चाचा ने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डांस करते हुए कोई लड़की सामने डांस कर रही है, और चाचा ने कहा अरे जरा एक गाना इनको सुनाओ, और मैं बच्चों की तरह मैं झेंका जा रहा हूँ। तो पहला इंट्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि लाइव नाटक देखने का नौटंकी से हुआ। और नौटंकी के कलाकारों को हमने देखा कि वो गा भी रहे हैं, वो वही आदमी डांस भी कर रहा है और वही एक्टिंग भी कर रहा है। तो एक परवरिश, या कह सकते हैं कि शुरुआत दर्शक के तौर पर यहाँ से हुई। मन में कहीं से ये चीज़ एंटर हो गई कि भाई ये मुझे देखना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया, पापा नैनीताल चले गए, और मैं चूँकि बहुत शैतानियाँ किया करता था, मम्मी बहुत परेशान थी, तो मम्मी ने पापा से कहा कि इनको अपने साथ ले जाइए। पापा लेकर वहाँ गए, और मैं क्लास 7th में था जब पहली बार मैंने रामलीला में लक्ष्मण का रोल किया। और पहली बार में ही मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। तो मुझे लगा यार ये काम बड़ा अच्छा है। जीवन में उससे पहले तो कोई अवार्ड, कोई अप्रिसिएशन किसी भी फील्ड में मिला नहीं था। और तो ये आपने स्कूल में किया था, या मतलब ऐसे ही हम लोग जहाँ बाहर रहते कहीं? थे वो सरकारी कॉलोनी थी, और सरकारी कॉलोनी में एक रामलीला कमेटी थी। तो वही अच्छा सब अच्छा। ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज़ और इन लोगों का मिला जुला मतलब वो आयोजन होता था। उसका एक मज़ा ये हुआ कि रामलीला में लक्ष्मण का रोल करते समय जब मैं बस में बैठता था, तो लड़के लड़कियां बड़ी इज्जत से बात करते थे और बड़ा भाव देते। तो मैंने कहा यार ये काम बड़ा अच्छा है कि इसमें सब लोग बड़े इज्जत देते हैं और बड़े ढंग से बातचीत करते हैं। इसके बाद तो फिर कोई किसी नाटक में मैंने काम नहीं किया स्कूल के या कहीं भी। मैं सीधा जब क्लास 12th में आया, फेल हुआ। फेल होने के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग हुई। घर वालों ने और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने खूब ताने मारे, तो हमें लगा अब किया क्या जाएगा। और फिर पहली बार भारतेंदु नाट्य अकादमी के बारे में पता चला, वहाँ वर्कशॉप के बारे में पता चला, तो मैंने थिएटर कैसे वर्कशॉप की। जी। कैसे मतलब जानकारी कैसे हुई बीएनए के बारे में आपको?
मैं लखनऊ में था, अखबार में ऐड निकला कि बीएनए में एक वर्कशॉप हो रही है अच्छा गर्मियों अच्छा। में, और जो भी ज्वाइन करना चाहता हो वो फॉर्म भरे और इंटरव्यू दे। तो मैंने दिया, इंटरव्यू हो गया सिलेक्शन। तो उस वर्कशॉप के बाद से मेरी थिएटर की यात्रा शुरू होती है, और बीएनए के दौरान बहुत अच्छा माहौल मिला। तमाम जो डिप्लोमा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स थे उनको देखते रहना, उनके नाटकों को देखते रहना, मतलब वो एक माहौल जो होता है वो बहुत अच्छे से बीएनए ने दिया। और फिर बीएनए में रहते हुए हम लोगों ने कई सारे नाटकों में काम किया। थिएटर के बारे में पढ़ना मैंने पहली बार बीएनए में शुरू किया, नाटक, नॉवेल, ये सब। और मतलब एक तरह से शुरुआत बीएनए से हुई। बीएनए हमेशा मेरे लिए बड़ा खास रहता है हमेशा। और उसके बाद के सफ़र में फिर लखनऊ में तमाम सारे थिएटर एक्टर्स के साथ काम करने के बाद मैं हबीब तनवीर साहब के पास पहुंचता हूँ 2006 में। तो उसके बाद की दुनिया, और मतलब बहुत ही रिफाइंड थिएटर जो था वो मुझे हबीब साहब के यहाँ से मिला। जी। तो हबीब साहब क्या, जैसे आपको तो काफी बड़े गुरु मिल गए। मतलब मैं कहता हूँ कि हबीब जी, रतन थियम, और अपने ये वो दिल्ली वाले रेपरेटरी वाले कौन है, रंजीत जी, रंजीत रंजीत कपूर साहब रंजीत हैं। कपूर। जी जी। हाँ, तो कुछ तो ऐसे मतलब थिएटर के दिग्गज हैं, मतलब जिनके जो खाली आप उनके साथ रह जाएं, साथ भर रह जाएं, तो मतलब जी जी। आप एक्टर बन बहुत, जाए। हाँ बहुत तो कुछ सीख मुझे तो एक्चुअली ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। मेरे साथ तो बड़ी अलग ही कहानी हुई। हम्म। क्या हुआ था कि ये अपना अ, हम लोग थिएटर कर रहे थे, थिएटर करते थे थोड़ा थोड़ा उसमें, टिकट विकट बेचा करते थे। परफॉर्मेंस है तो जाते थे अपने शहर में, टिकट बेचते थे कि देखिए आप साहब, हम लोग नाटक कर रहे हैं तो आप प्लीज टिकट ले लीजिए हमारा। और परिचितों को बेचते थे, वैसे भी लोगों से चंदा इकट्ठा करना चाहते थे कि सर हम जी लोग जी। नाटक करना चाहते हैं, और उसके लिए जो है हम्म। दुकान वालों से चंदा लेते थे। तो बहुत लोग बोलते थे भाई तुम नाटक कर रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है, हम क्यों पैसा दे। कि ये नाटक आपने तुम करो, वैसे पैसा कहा, आप बड़े, कौन सी बात है। वैसे ही कहा कि जब थिएटर वालों की शादी के लिए लड़की दिखाई जाती है तो लड़की के बाप अक्सर पूछते हैं थिएटर एक्टर से कि बेटा नाटक वाटक करते हो तो ठीक है, लेकिन करते क्या हो तुम। तो ये वैसे ही है कि हमारी क्या गलती है भाई, तुम नाटक कर रहे हो, हम क्यों पैसे दें। ये ये चीजें सुनने वही। में मिलती थी। और बहुत हम्म। से लोग हम लोगों को मतलब बड़ा, क्योंकि छोटे शहरों में सोच बड़ा वो थी ना, और तब तक 90s के दौर में ये भी नहीं था ना कि मतलब इसको बड़ी अच्छी नजर से देखा जाता हो। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं। हाँ, वो फर्क नहीं था, उनको लगता था अरे नाटक नाटक नौटंकी वाले लोग हैं, नाचना अच्छा, कूदना काम हमारे है, पढ़ाई हमारे लिखाई। हमारे तो जो बाबा थे, बाबा ने पिताजी से कहा, बिल्कुल ठेठ अवधि में, अरे भगाओ इनका, ये सब नाटक नौटंकी कर रहे हैं, पूरे खानदान की बेइज्जती करा दिए, नाचने गाने वाला काम करे, निकाल बाहर करो इसे साले को। तो वो यही बहुत होता चिल था। थे। अरे हमारे, मेरा पहली बार पेपर में नाम छपा। हम्म। तो हमारे पेपर में नाम छपते ही हमारे बाबा कहते हैं कि हम बड़े शौक से आए, भाई दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और आज तीन चार पेपर थे, उसमें सब में नाम हम छपा हुआ था बढ़िया, कि ये लोग कटक गए थे, कटक से ये लोग अवार्ड लेके आए और बेस्ट एक्टर मिला था हमारे एक दोस्त को। तो सबके नाम छपे थे, ट्रॉफीज छपी थी। तो ला के दिखाया पेपर बड़े खुशी खुशी। तो उन्होंने बड़े हाँ। पढ़ा और बड़ी गंभीरता से बोले, नाम तो सुल्ताना डाकू का भी छपता था। ना, नाम तो सुल्ताना डाकू का भी छपा करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे कुछ अच्छा काम करो तो छपे तो जाने। तो हाँ मतलब बिल्कुल उनका ये था कि बात है। सुल्ताना डाकू के काम में और हमारे काम में कोई फर्क नहीं था। कोई फर्क नहीं है, मतलब ये नचनियों वाला काम है। हमारे तो बाबा कहते थे कि नचनिया हो गया है। हाँ बहुत बहुत मतलब, अच्छा हम लोग ऐसी फैमिली से आते हैं ना जहाँ पर मतलब बच्चे पढ़े लिखे हैं, चुपचाप सरकारी नौकरी करें, चाहे वो क्लर्क बन जाएं, वो चाहे चपरासी बन जाएं, तो वो भी रिश्तेदारों के लिए और सबके लिए बड़ी बात है, सरकारी नौकरी में भाई, सरकारी नौकरी में। तो मेरा तो अनुपम जी ये था कि घर वालों ने मतलब अगर कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, कोई फंक्शन है, तो हमको बताते ही नहीं थे। कार्ड वार्ड है तो छुपा दो छुपा दो। और हम पूछा भी कि कहीं और से पता चला, हमने कहा सुना है मामा के यहाँ कोई ऐसा का। हाँ हाँ, तो मामा के यहाँ जाने के लिए हम लोग हैं, हम चले जाएंगे, ठीक है तुम अपना घर में रहो, खाना वाना बना के रख दिया, सब खा लेना, घर में रहो, आ मत जाना गलती से।
तो ये तुम आ जाओगे और कोई पूछेगा कि ये तो बड़ा, मैं सबसे बड़ा हूँ घर का, मतलब बच्चों में सारे, तो माँ बाप को ये भी लगता था कि पहला सवाल ये होता कि बड़ा बेटा क्या कर रहा है। तो मेरे पिताजी का देखिए कैसे करते थे, अरे भाई क्या बताएं क्या कर रहा है, भगवान जाने क्या कर रहा है, जो कर रहा है कर रहे हैं अपना, हमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे चिल्ला के। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कई बार जानबूझ के भी लोग पापा को छेड़ देते थे कि अरे भैया वो दीपू क्या कर रहे हैं, अरे यार मरे तो कहीं कुछ कर रहे हैं, हमसे ही मतलब, हमसे हमारी बात करो। मतलब ऐसी फैमिली से निकल के नाटक करना और थिएटर करना तो कितना चैलेंजिंग था। अब मेरे यहाँ तो सारा थोड़ा पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड है, पर अब नेता नगरी शो ऑफ और वही शोशेबाजी और ये और वो, उनसे मिले तो फला मंत्री जानते हैं, तो मतलब हम ही एक अलग धारा के में निकल आए। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड अनुपम जी कैसा रहा कि किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया, मदर फादर भाइयों ने, कि नहीं, किसी को एक्चुअली लगा कि देखिए, हम हमारा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो हम लोग किसान हैं। किसान हम्म, की का परिवार था और खेती किसानी थी, और वही ट्रेडिशनल खेती थी। कोई ऐसा हम ट्रेडिशनल लोग व्यावसायिक खेती तो करते नहीं अपनी साइड, ज्यादा लोग वही जो ट्रेडिशनल धान, खेती है वही होती है। हाँ, धान गेहूँ तो सरसों वही, वाली। हाँ हाँ, तो वही खेती हुआ करती थी। हम्म, और बाकी लोगों को सिर्फ यही था कि भाई हमारे घर में, हमारे खानदान में सिर्फ दो हम्म, लोग थे जिन्होंने सरकारी नौकरी की। तो एक हमारे छोटे बाबा, यानी पिताजी के चाचा, और एक हमारे हम्म, ताऊ जी। तो ये दो लोग सरकारी नौकरी वाले थे। हम्म, हमारे बाबा जो थे वो भी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन वो उन्होंने टोटल पढ़े लिखे इतने थे कि उन्होंने दो दो डबल एमए किया था, और साहित्य का बड़ा अच्छा नॉलेज था, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उतने ही हम्म। क्रोधी भी थे। तो अच्छा। वो जो है, हाँ, वो 4 या 5 नौकरियां मिली थी उनको और सब छोड़ दी थी उन्होंने। मतलब एक बार था कि हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, और हाँ, वो तो ये सब पूरा उन लोग का था उस तरीके से। तो नौकरी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उसको तवज्जो दी नहीं जाती थी, क्योंकि खेती बाड़ी काफी थी, हाँ, तो हाँ, उसी हाँ। पे हो रहा करता था। लेकिन धीरे धीरे करते करते जब खेती का महत्व कम होने लग गया, उससे कमाई कम होने लग गई, तब लोगों को समझ में आया कि नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इम्पोर्टेंट हमारी है। जनरेशन के ऊपर, हाँ, नौकरी का बड़ा दबाव था। नौकरी हाँ, कर लो, हाँ। नौकरी कर लो। और मैं आपको हम्म, बताऊं, हमारे गांव में हम्म, एक समय था कि जितने भी यंग लड़कों की खेप थी, मतलब हमारे जनरेशन के जितने भी यंग लड़के थे, जी। सब जो है भर्ती देखने जाया करते थे। भर्ती देखना पुलिस। मतलब, हाँ, पुलिस का, हाँ। कभी कभी मिलिट्री का, पुलिस का, तो दौड़ गए और दौड़ के भर्ती हो लिए आप। तो आप हम्म, अगर दौड़ गए, दौड़ निकाल ली, तो मेडिकल होगा, मेडिकल भी क्लियर कर लिया तो हो गया। जी, जी। तो इंटरमीडिएट के बाद हो जाया करता था। खूब हाँ। दौड़ाया जाता था कि रोज सुबह उठ के दौड़ो दौड़ो, भर्ती निकली, दौड़ो भर्ती निकली, दौड़ो भर्ती निकली। तो हमारे गांव में बहुत लड़के फौज में हो गए, हम्म, बहुत लड़के। और हमसे भी यही उम्मीद की जाने लगी कि ये लड़का भी फौज में जाएगा। हम्म। पर यार, हमको तो लगा कि साला कहाँ फौज और कहाँ जो है मेरा सपना। हाँ। तो इन सब चीजों को लेके इस टाइप की पृष्ठभूमि हुआ करती थी। नहीं, और अच्छा मान थिएटर लीजिए, करना मतलब बाप रे बाप। नहीं वो अनुपम जी, मान लीजिए अगर हम लोग फौज में चले गए होते, हम आप दोनों ही, तो हमको जहाँ पे लगाया गया होता, हम हथियार हथियार रख के वहां सामने वाले अपने दुश्मन से कहते, भाई सुनो जरा, कुछ नई कविता लिखी है, जरा मैं पेश कर रहा हूँ। और उधर से क्या पता वो भी कोई एक्टर निकल आता। सही सही तो सही वही होता। हम लोग इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस क्रॉस करके कोई कहानी नाटक वाटक वहीं खेल रहे होते हैं। बंदूक बंदूक तो चलती ही नहीं हमसे। हमें लगता है यार ये कहाँ फंस हाँ, गए। जब सीज फायर का टाइम होता तो यही हम्म। होता। या हम या हम सेना वाले के अच्छा, मनोरंजन। आपका जो, जी, जी, जी। अच्छा, आपका ये कह रहा हूँ कि आप तो खैर काफी बड़े गुरु के पास पहुंच गए, या हबीब जी के साथ। और हबीब जी के साथ के पास आपका पहुंचना कैसे हुआ, मौका कैसे मिला आपको वहां पहुंचने का? पहुंचना ऐसे हुआ कि मैं 2004 में मैंने हबीब साहब का नाटक आगरा बाजार देखा था लखनऊ में। और अद्भुत, मतलब मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये नाटक है। मुझे लगा हूबहू मैं आगरा के किसी बाजार में घूम रहा हूँ।
बिल्कुल एक ककड़ी वाला आता है, उसमें एक लड्डू वाला आता है, उसमें हाँ मदारी हाँ है, उसमें सब दिखाने वाले लोग हैं, उसमें नाच हो रहा है, उसमें एक तवायफ का कोठा है और उसमें तो फ़कीर गाना गाते हुए चले आ रहे हैं। मैंने कहा यार इतना लाइव तो नाटक नहीं देखा मैंने। तो लगा कि ये कुछ ग्रेट आदमी हैं और इनके पास जाना चाहिए। थिएटर में आने के बाद उनका नाम तो सुना ही था। फिर मुझे स्पीक मैगी की स्कॉलरशिप मिल गई, मैं उनके पास चला गया और मेरा वही जो अपना अंदाज़ था बिल्कुल देसी ठेठ, उसी तरह से मैं उनसे मिला। तो हबीब साहब थोड़े शुरुआती दौर में नाराज़ भी मुझसे रहे और एक स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में मतलब उन्होंने मेरा ढीठपना भी देख लिया और फिर उनसे बड़ी नज़दीकियाँ हो गई। उनको ये लग गया कि यार ये मतलब किसी मामले में पीछे नहीं हटेगा, इसको जहाँ लगा देंगे वहाँ लग जाएगा और जितनी मेहनत कराएँगे उतनी मेहनत करेगा। फिर हबीब साहब के साथ जो एक्चुअल में कहते हैं ना एक्टिंग की बारीकियाँ या डिटेल या कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, वो मैंने उनसे मतलब सीखने की कोशिश की। और जो उनका प्रोसेस था एक्टिंग बताने का, सिखाने का, ये नाटक को डिज़ाइन करने का, जो उनका क्राफ्ट करने का तरीका था, वो बड़ा अद्भुत था। तो सबसे अच्छा समय मुझे लगता है मैंने वहीं बिताया और वो बड़े बेफ़िक्री वाले दिन थे कि मतलब एक आपको सैलरी मिल रही है हर महीने की, खाना-पीना मिल रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, देश भर में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं, बीमार होंगे तो इलाज थिएटर करवाएगा। वो मुझे लगता है कि बहुत ही गोल्डन पीरियड था और मुझे अभी भी लगता है अगर उस तरह की सब चीज़ें लौट आए ना और अभी तनवीर ऊपर से आ जाए नीचे और कहें भगवान ने वापस भेज दिया, बोले कि यहाँ जगह नहीं है वापस जाओ, तो मैं कहूँगा चलिए वापस थिएटर करते हैं, फ़िल्म छोड़ते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। वैसा वाला रहा। वो तो खैर मुझे लगता है कि थिएटर, जब हम लोग, अब तो मेरे शहर में थिएटर खत्म हो गया। मैं आता हूँ अपने शहर तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि क्या अब आप लोग अभी भी कर रहे हैं थिएटर, तो मालूम चलता है कि इक्का दुक्का कभी कोई करता है तो करता है। और वो सारे ग्रुप्स जो हुआ करते थे हमारे टाइम में, हमारे यहाँ एक समय था कि 5 थिएटर ग्रुप थे, छोटे छोटे एमेच्योर लेवल पे ही। जी, जी। और लेकिन लोग बड़े अच्छे थे, एक्टर बड़े अच्छे थे और अच्छे अच्छे नाटक किए हम लोगों ने। हुँ, कंपटीशन रहा हुँ। करता था कि ग्रुप ने इस महीने परफॉर्म किया है तो इसी महीने बाकी के ग्रुप भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे। हाँ, मतलब तो ये इस तरह हेल्दी से, था। हाँ, एक हेल्दी कंपटीशन था बहुत ज्यादा। और हम सभी लोग थिएटर में ऐसा था कि पूरा रमे रहते थे कि भाई करना है, हर महीने कुछ ना कुछ करना है। करना है, जी। भले पैसे कम मिलते थे या नहीं भी मिलते थे, अक्सर तो नहीं मिलते थे, या जितना मिलता था उतना सब लग जाया करता था, वहीं मिला वहीं के वहीं खप गया। तो ऐसा हाँ। भी होता था। तो कभी कभी इतने पैसे बच जाते थे कि चलो पार्टी किया जाए, तो पार्टी के नाम पे ये होता था कि भाई अब तो इतना ही पैसा बचा है कि बाटी चोखा बन सकता है इसमें। तो बाटी चोखा की पार्टी हाँ, बाटी चोखा की पार्टी हो जाया करती थी अपना परफॉर्मेंस के बाद। तो हुँ। लेकिन अब वैसा माहौल रहा नहीं। अब फिल्मीकरण बहुत हो गया है, फिल्में हावी हो गई हैं। मेरे गांव में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक बना बना के नाच रहे थे। हुँ। और वो माहौल चला गया जब लोग इसको सीरियसली लिया करते थे। और हुँ, अब हर हुँ। किसी को मतलब गांव में कुछ लोग ऐसे भी निकले हमारे, जो गांव में और शहरों में जिन्होंने की म्यूजिक एल्बम खूब बनाए। हाँ, एक दौर बनाए, था ना बनाए। म्यूजिक एल्बम वाला। तो जितने हाँ। भी एक्टर थे वो सब उसमें नाचने लग गए जाके और हीरो बनने लग गए। तो वो खत्म ही हो गया, मतलब पूरी तरीके से थिएटर तो सत्यानाश हो गया हमारे शहर में। हाँ। अच्छा अनुपम जी ये बताइए कि जब आप वहाँ सुल्तानपुर में थिएटर कर रहे थे, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि आप लखनऊ आएँ, आप बीएनए जॉइन करें या एनएसडी की तरफ जाएँ या किसी बड़े बड़े मतलब जो रेनाउंड मेरे कहने का मतलब है वो उस ना डायरेक्टर्स के साथ काम करें या कभी आपने काम किया या कहाँ-कहाँ आपने शो मैं किया कटक के अलावा भी? मैं मैंने आप बाबा कारंत जी एक बार आए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा। कारंत जी की वर्कशॉप चल रही थी और इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में टीचर भी थे, एक काफी फेमस थिएटर पर्सनालिटी थे, सचिन तिवारी जी। सचिन तिवारी, जी, तो जी। हाँ, आप जानते होंगे बखूबी उनको। हाँ, तो हाँ। हाँ, तो सचिन जी वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और कारंत साहब आए थे वहां पर, विजिटिंग प्रोफेसर हुँ, थे। जी। तो मेरे बहुत इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं, मैं उसमें शामिल हो जाऊं। हाँ, हाँ। और लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पहुंचा तो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके। और अच्छा। हाँ, रजिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही बंद हो चुका था और जब पहुंचा तो एक दिन वर्कशॉप का निकल चुका था। हुँ, तो हुँ। मुझे उन्होंने
उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि यार अब क्या किया जाए। तो मैंने इनसे केवल इतनी रिक्वेस्ट की कि सर आप रहने दीजिए मुझे यहाँ पर, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं बस आ जाया करूंगा, दिन भर यहाँ बिताया करूंगा और मैं चला जाऊंगा शाम को। जी। तो उस पे भी राजी नहीं हुए, फिर बड़ा वो हुआ, तो करते करते फिर कारण साहब को शायद ऐसा लगा हो कि यार लड़का आता है और रोज आता है और रोज इसको भगा दिया जाता है। तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने सचिन जी से बात की और बोला कि सचिन जी आने दीजिए, लड़का अपने आप से आ रहा है ना, हमसे हमसे कुछ मांग नहीं रहा है, और आने हाँ, दीजिए, सही देखता बात। है खड़ा होकर, देखने दीजिए इसको। हम्म। तो इस तरीके से हुआ। मैं तारन जी के साथ, वो 1 महीने की वर्कशॉप थी, उस 1 महीने में 20-25 दिन, मतलब शुरुआती 4-5 दिन तो निकल ही गए थे मेरे इसी सब में। उसके बाद हम्म। 20-25 दिन रहा वहां पर, काफी कुछ सीखा। बीएनए, हम्म। जहां तक बीएनए की बात है, बीएनए और एनएसडी दोनों जगह मेरा ये था कि मैं जाऊंगा, मेरा बहुत इच्छा थी जाने की, बहुत जी ज्यादा जी। वो था। लेकिन वहाँ एक समस्या ये थी कि आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। हाँ, तो तो सही बात है, फैसले तो उसी तो आधार पे होते हैं कि। हाँ, और दूसरी चीज ये थी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, और पढ़ाई के साथ साथ मैं काम भी कर रहा था, तो अपने शहर में, तो अपनी जी। फीस, अपना कपड़ा लत्ता, अपने शौक, और थोड़ा बहुत किताबों के लिए पैसा, और ये सब चीजें, तो ये सब मुझे इकट्ठा करने में मतलब मेरा पूरा दिन निकल जाता था, कि मतलब अपनी पढ़ाई भी करनी है, साथ में शौक भी रखना है, थिएटर भी करना है। तो मेरा पूरा दिन तो काम करते हुए ही निकल जाया करता था। तो मैं जी। सुबह उठ के पेपर बांटता था, पेपर बांटने के बाद मैं शाम को ट्यूशंस लेता था। और जब मेरी फीस जमा करने के दिन आते थे, मतलब जब मुझे फीस जमा करनी हो कि यार अब फीस जमा करनी, कॉलेज की फीस जमा करनी, तो मैं हफ्ते 10 दिन मजदूरी उजदूरी कर लिया करता था। उस समय 60 रुपए मिला करती थी दिहाड़ी। तो ओहो। 60 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से वो भी कर लिया करता था कि चलो। हम्म। तो इन सब वजहों से मतलब वो कभी इतना अमाउंट इकट्ठा नहीं हो पाया मेरे पास कि मैं हाँ मतलब कि कहीं बाहर लगभग। निकल पाऊँ। हाँ। हाँ, तो वो वही वही दायरा उतना ही रह गया, वहीं के वहीं सिमट के रह गए। तो ये ये सब चीजें थी, पर वो था, वो मजेदार था दौर, मतलब दौर बड़ा मजेदार सही था। सही बात है। क्योंकि दिन भर अच्छा हम ये। लोग काम करते थे, हम्म। और शाम को सब इकट्ठा होते थे, सारे दोस्त इकट्ठा होते थे और सब जाते थे। हमारे गुरु जी के यहाँ पहुंच गए, और फिर रोज कोई 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 रिहर्सल चल रही है, उसी में मौज मस्ती हम्म। हो रही है, तो बड़ा बड़ा खूबसूरत दौर था हम्म। वो। अच्छा, जैसे जैसे हबीब साहब ना हमेशा ये कहते थे कि एक्टर को बहुत सारी जिंदगियों को जीना सीखना चाहिए, या उसे खुद हाँ अपने को घर से निकाल के समाज में छोड़ देना चाहिए। अब जैसे आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे और अपने बाकी काम भी कर रहे थे, पढ़ाई भी थी और शाम का नाटक भी था, तो एक तरह से ट्रेनिंग तो आपकी चल ही रही थी थिएटर की। अलग अलग किरदारों में आप अपने आप को ढाल रहे थे, देख रहे थे। तो हमीद साहब हमेशा हाँ यही कहते थे कि जो स्कूल कुछ नहीं सिखाता है, ड्रामा स्कूल एक्टर को बर्बाद करता है, वो उनका ये कहना था। तो ड्रामा स्कूल आपको अच्छा। सारी थ्योरीज बता देगा, और जब आप स्टेज पे उतरोगे वो भारी भरकम थ्योरी लाद के तो आप सब गुड़ गोबर कर दोगे, आप नेचुरल रह ही नहीं जाओगे। तो हमारे आपके अंदर शायद जो, मतलब वही ऑर्गेनिक वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए भी है क्योंकि हमारी परवरिश सोसाइटी से हुई है। हम यहाँ से निकल हाँ निकल के तमाम तमाम चीज़ों से कुछ से गुजरते हुए हमने किरदार बनाने सीखे, या किरदारों को हमने यहाँ देखा है, ऐसे पढ़ा है। मेरे साथ भी मतलब आप जैसी कहानी मेरी भी थी थोड़ी सी, कि शहर में घर था, मैं सबसे बड़ा, पढ़ने में मतलब किसी काम का नहीं, तो माँ बाप को लगता था कि भाई अब गांव की खेती बाड़ी तुम ही देखो, बाकी तो सब बच्चे पढ़ने में लगे हैं। तो मैं दिन भर खेतों में काम कर रहा हूँ, अपने खेतों में मजदूर लगे हैं उनके साथ लगा पड़ा हूँ, हाँ भाई ये जुताई करानी है, वो कटाई करानी, ये बुआई करानी, और बिल्कुल भूत बने हुए हैं। और शाम को 4 बजे बाइक वाइक लेके निकल के शहर आता था, नाटक 2-3 घंटे किए, फिर शहर वाले घर गया और खाना वाना खा के फिर रात को गांव वापस। अब रात को ट्यूबवेल चलाना है, खेत में पानी लगाना है, क्योंकि भाई सुबह उसमें कुछ काम होना है। तो ये अपने आप में एक परवरिश ही है, नाटक की, थिएटर की, एक्टर बनने की का यही प्रोसेस है। और बहुत से लोग जो कमरों में बैठे रहे, घरों से बाहर नहीं निकले, किताबें पढ़ते रहे, उन्हें लगा फिल्में देखने से एक्टिंग आ जाती है, मुझे लगता है कि वो एक्सप्लोर नहीं हो सकती हैं चीज़ें, वो वेरिएशन तो नहीं आ सकता। तो मतलब लेकिन आप ही की तरह मेरा भी मन था ड्रामा स्कूल जाऊं, बीएनए में प्रॉपर फुल टाइम 2 साल का कोर्स करूं, एनएसडी मेरी, लेकिन हिम्मत कभी नहीं पड़ी।
क्योंकि गाँव वाला होने के नाते ना मुझे बड़ा डर लगता था कि यार ये शहर वालों से बात कैसे करेंगे और पता नहीं क्या सवाल पूछ लें, क्योंकि पढ़ाई में तो हम वैसे ही बड़े फिसड्डी थे, तो हमें लगता था वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो उस डर के नाते ही मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। जबकि हबीब साहब भी कहते थे तुम इस साल अप्लाई करो और मैं लिख के दे दूंगा कि तुमने मेरे साथ काम किया। आपने कहा नहीं नहीं सर, अब आपके साथ कर लिया बस ठीक है, अब कहीं नहीं जाना है। तो खैर हम लोग बिना किसी ड्रामा स्कूल गए हुए एक्टर बने हैं। नहीं मेरे अच्छा मुझे इसका फायदा भी मिला। हम्म, मुझे याद है कि मतलब हमारे गांव में, मतलब घर वाले तो चलो ठीक है, अच्छा एक चीज ये आपको पता होगी ना कि बच्चा नाटक करे लेकिन दूसरे का, तो अप्रिसिएशन मिलता है, अपना लड़का नाटक ना करे। लड़का फौजी हो लेकिन दूसरे का अपना ना हो, मतलब ऐसा वो होता है ना। तो इसका मुझे फायदा मिला, मतलब गांव वाले मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। गांव वालों को ये लगता था कि अरे पेपर में नाम आता है। और उस समय लोकल न्यूज चैनल शुरू हुआ था हमारा, लोकल केबल शुरू हुई थी, उस पे मैं न्यूज रीडिंग करने लग गया, तो रोज हाँ, शाम को वो दिखूं लोगों को। उसकी उसकी बड़ी इज्जत थी। अगर लोकल लोकल न्यूज हाँ चैनल कोई न्यूज रीडर हो तो असली रवीश कुमार उन दिनों वही होता था अपने शहर का, कि भाई यही क्रांतिकारी आदमी है, यही कुछ बता रहा है। और लोग बड़े चाव से हाँ। देखते भी थे वो सब लोकल चैनल्स। तो एक एक दफे जैसे आपने बताया ना कि आप शाम को थिएटर करते थे, फिर अपनी गाड़ी लेके रात को आते थे घर लौट के, तो हाँ। मेरा भी ऐसा ही था कि मैं सुबह निकल जाता था हम्म, खाने का डब्बा उब्बा लेके, फिर हम्म, अपना पहुंचा तो पहुंच के अपना जो मतलब साइकिल से जाता था, सारा दिन भर काम निपटाया, पढ़ाया, ट्यूशन किया, ये वो किया, कॉलेज गया, सारा काम हो गया। शाम को हाँ, थिएटर किया, थिएटर से मैं करीब तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे फ्री होते थे हम लोग। हम्म, तो बाकी लड़के तो शहर के थे, तो वो सब जो है हम्म, अपना घर चले जाया करते थे। हम हम्म, ठहरे गाँव के, और मेरा गाँव था 15 किलोमीटर। तो मैं हम्म, 10:30 बजे 15 किलोमीटर फिर रात में मैं निकलता था। साइकिल तो चला के। अच्छा वो 90s का दौर था, जहां हम्म, पर कि अ, तब रात में इतना मतलब गांव की सड़कों वड़कों पे इतनी चहल पहल नहीं हुआ करती थी। अब तो आप रात को आइए, 2 2 3 3 बजे तक आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ उस समय तो बिल्कुल 8 बजे 7 बजे ही सन्नाटा हो जाता था। हाँ, तो मैं जैसे ही हाईवे छोड़ता था, हाईवे छोड़ने के बाद 3.5 किलोमीटर पड़ता था, एक नहर पड़ती थी, नहर के किनारे 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 में अपने गांव जाता था। हाँ, तो एक दफे ऐसा हुआ था कि मुझे रोक लिया कुछ लोगों ने, साइकिल से जा हाँ, रहा था मैं, और आके हाँ, पट से हाथ रख दिया हैंडल पे, बोला रुक। रुक गए भाई, बताइए। तो बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो हमने हाँ, बोला, बताया गांव का नाम कि वहां जा रहे हैं। बोला अच्छा अच्छा। और वो क्या करते हैं ना, उनकी स्टाइल होती थी कि वो आपको रोकते थे और रोक के आपके मुंह पे टॉर्च जला देते थे। तो टॉर्च हाँ, आपके मुंह पे होती थी तो आपको कुछ दिखता नहीं था, वो हाँ, आपको देख रहे हैं पर आपको नहीं दिख रहा है कि सामने कौन है क्या है। कौन है? हाँ, हाँ, तो ऐसा था वो, और मैं बिल्कुल नजर पूरा वो बंद हुई जा रही है मेरी। फिर हम्म, उसके बाद जो है उनमें से एक ने पहचाना, उसने शायद मेरा नाटक हम्म, वाटक देखा था। हम्म, उसने एक ने पहचाना। बोला हाँ, अरे तो भैया हैं, भैया हैं, जाने दो भैया, जाने दो भैया, जाने दो। हम्म, तो जो है खुद ही बोला उसने, पीछे से ही हाँ, आवाज आई, जिसने पकड़ा था उसने नहीं, बोले कौन। बोले अरे जिस अनुपम भैया हैं, और ये तो जाते आते रहते हैं, शहर जाते हैं, नाटक वाटक करते हैं, बढ़िया नाटक करते हैं, टीवी भी में अच्छा, आते हैं। चलो बढ़िया। फिर हम उसके तो बाद वो हाँ, वो चिल्लाया जोर से, हम्म। आगे भी कुछ लोग खड़े थे तो जोर से चिल्लाया कि अरे जाए दे हो अनुपम भैया बीड़ी नहीं पीते। ये सिग्नल, ये सिग्नल था। देखिए ना, ये अपने आप में पूरा एक सीन है, पूरा सीन है कि एक एक्टर एक गुट से निकलता है, फिर आगे भी खबर पास हो जाती है कि भाई जाने दो जाने दो। ये आम आदमी की जिंदगी में ये घटनाएं और ये अनुभव नहीं है। ये शहर वाले एक्टर्स की लाइफ में ये सब चीजें नहीं है। तो एक ऐसा सवाल होता था अनुपम कि जी, हाँ, हाँ हाँ बताइए। एक सवाल ये आ रहा है अभी, जैसे आपने कहा कि बच्चा नाटक करे लेकिन दूसरे का। मैं हमेशा दिमाग में मेरे सवाल आता है कि हमारे शहर के जो भी नाटककार हुए, डायरेक्टर्स हुए, मैंने उनके बच्चों को थिएटर में कभी काम करते या थिएटर में करियर बनाते नहीं देखा अपने शहर में। आपके शहर में क्या अनुभव रहा आपका? नहीं हमारे शहर में तो था, मतलब हमारे शहर में जो शौकिया थिएटर करते थे और जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, उनके हम्म, लड़के, उनकी वाइफ, मतलब वो तो पूरा खानदानी धंधा चलता था, वैसा हो अच्छा, जाता था क्या है, कि हाँ,
हस्बैंड वाइफ, बेटा बेटी, और उसके बाद जो है कोई कुछ नहीं कर रहा है तो बैक स्टेज ही कर रहा है, क्योंकि वो शौकिया थिएटर में बड़ा लोगों को इंथुजियाज्म होता था ना करने का जो जुनून रहता था कि करें यार करें यार। तो मुझे तो जितने भी गुरु मिले सबके लड़के पूरे एकदम बाप के बाप निकले, काफी सही से अच्छा, वो किया। मेरा अनुपम जी क्या रहा है कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है इस मामले में लखनऊ के लोगों से, लखनऊ के डायरेक्टर्स से। काम मैंने सबके साथ किया, लेकिन कहीं कोई बात होती तो मैं टोक वोक देता था उनको। मैंने कहा आपके बच्चे तो नहीं करते नाटक, आपके बच्चे क्यों नहीं आते थिएटर में। जैसे बहुत बार वो होता है ना, थिएटर के कमिटमेंट के नाम पर बहुत शोषण करवाया है मैंने। क्या रहे, नहीं नहीं हाँ कमिटमेंट होता है, ऐसे नहीं होता है, और थिएटर समर्पण मांगता है और त्याग मांगता है और दुनियादारी मांगता है। तो मैं कहता आपके बच्चे क्यों नहीं कभी आते थिएटर में, अच्छा हमको ये क्यों करना है। उनके पास कोई जवाब नहीं होते थे। लेकिन हबीब साहब के पास जाने के बाद ना मेरा ये भ्रम टूटा। मैंने देखा कि हबीब साहब, उनकी बेटी का, मैं जब पहुंचा तो उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। नहीं तो जो हमारे सीनियर्स थे वो सब लोग बताते थे कि वो लोग भी पूरा मतलब फैमिली इन्वॉल्व है। कोई बैक स्टेज कॉस्ट्यूम देख रहा है तो कोई कुछ देख रहा है, तो उनकी बेटी म्यूजिक देख रही है, हबीब साहब लिख रहे हैं, डायरेक्ट किया, पूरी नाटक कंपनी। वही माहौल मुझे हमेशा से पसंद रहा, अट्रैक्ट करता था। और हमारे थिएटर में भी जो एक्टर्स थे उनकी भी पूरा पूरा परिवार लगा हुआ है, बच्चे तक नाटक कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल थिएटर कंपनी के बारे में सुना था, मतलब शेक्सपियर की कंपनी के बारे में मैंने सुना था, पीटर ब्रूक की कंपनी के बारे में सुना था। तीसरी कंपनी जो मैंने सुनी वो हबीब तनवीर की ही थी। अच्छा ये बताइए कि थिएटर के बाद मुंबई आप कैसे पहुंचे, मतलब क्या वजह रही कि मुंबई निकले, या आपको लगा कि शहर में अब मेरी मियाद पूरी हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। बॉम्बे कैसे नहीं देखिए, पहुंचे? मुंबई मुंबई का एक ऐसा था कि मुंबई तो जाना है, ये शुरू से ही डिसाइड कर रखा था हम लोगों ने। हम्म। और जब मैंने कंपनी थिएटर कंपनी बदली अपनी, हमारे शहर हम्म। में जो हमारे पहले गुरु थे वर्मा जी, तो हम्म। उनके यहाँ कुछ ऐसा हुआ विवाद, आपसी विवाद के कारण कि वो कंपनी बंद हो गई। अच्छा। तो हाँ कंपनी बंद हो गई, तो हम लोगों ने फिर ये फिर से रास्ते पे आ गए, अब कहाँ जाएं क्या करें। हाँ तो हाँ। फिर उसी दौरान हमने दूसरी कंपनी फिर ज्वाइन की। तो वहाँ हमारे जो थिएटर के दूसरे गुरु हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर उनके साथ खूब किया, उनके साथ तो हम लोगों ने कहानी का रंगमंच किया, जो अपने इवन हम अंकुर लोग जी ने जो शुरू किया था जी। हाँ अंकुर जी ने शुरू किया था और कहानी का मंचन करना शुरू किया और अंकुर जी के सामने परफॉर्म किया। हम्म। आजमगढ़ महोत्सव में अंकुर जी थे, हल्लो भैया थे, हम्म। और अपने आतमजीत सिंह जी थे। तो ये सब अच्छा अच्छा। लोग आए हुए थे वहाँ फेस्टिवल में। लखनऊ। और हाँ वहाँ हम लखनऊ। लोगों ने उनके सामने कहानी का मंचन किया, बहुत पसंद आया उनको। जी। तो इस तरह से अपना चलता रहा। लेकिन ये था कि यार मुंबई तो जाना है, मतलब हम्म। ये वहां जाए बिना चैन नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब धीरे धीरे शहर का माहौल ऐसा होने लगा था कि अब यहाँ पर थिएटर लग रहा था कि बहुत दिन सरवाइव करेगा नहीं, क्योंकि बाकी हम्म। कंपनियां बंद हो रही थी धीरे धीरे, और सब ऑलमोस्ट जब हम लोगों ने मुंबई के लिए प्रस्थान किया था तो सारी बंद हो चुकी थी। हम्म। वहीं इक्का दुक्का कोई एक खुदकता हुआ मेंढक सा निकलता था, एक नाटक हो गया साल में कहीं, कोई एक आध कंपनी कर डालती थी बस। हाँ हाँ। तो फिर हम लोगों को था कि निकलेंगे, तो हमारे संजय श्रीवास्तव जी, मैं और हमारे तीन चार और दोस्त थे ग्रुप के, जो बहुत सीरियस लेवल पे नाटक कर रहे थे, जिन्होंने सोच रखा था कि बस अब इसी में ही करियर बनाना है हमको। जी जी। तो जो केवल शौकिया लेवल पे थे वो तो यहीं रह गए। हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सबकी हम्म। नौकरियां थी, कोई तो नौकरी थी, किसी का बिजनेस था, किसी का कुछ धंधा था पानी था अपना। तो हम्म। उसको छोड़ के कोई नहीं जाता था, लेकिन हम लोग तो निकल पड़े। हम्म। एक बंदे को पहले भेजा गया जिसका मुंबई में, जिसके जीजा जी वहां पर थे, रहा करते थे, हाँ हाँ। और वो भाईंदर में रहते थे। तो उसको हाँ पहले यहाँ भेजा गया, पैसे वैसे हाँ। सबने इकट्ठा कर लिए, जोड़ लिए, और ये हो गया कि भाई हम्म। मुंबई जाने का इतना खर्च आएगा, सारा खर्चा वर्चा जोड़ा गया। उतना खर्चा हम्म। सबने इकट्ठा किया, कंबाइन किया, एक बैंक बना सबका कि यार इतना लेके कम से कम निकलना ही निकलना है, सेटअप में इतना टाइम लगे, इतना पैसा आएगा। हाँ। तो पहले एक लड़का था सौरभ श्रीवास्तव, उसको भेजा गया, वो गया वहां पर अपने जीजा हम्म। जी के यहाँ रहा। वहां रहते हुए उसने कई फ्लैट्स देखे, फिर एक फाइनली एक फ्लैट उसने वहां पर सेलेक्ट किया। 1500 रुपये उसका उस समय रेंट था, सन 2003 में, वन बी हम्म। एच के फ्लैट था। तो
जब उसने सारा कर लिया, हम लोगों ने पैसे भेज दिए, उसने पैसे जमा कर दिए, जो जरूरत के सामान थे वो सब उसने अरेंज करके ला के रख दिया वहां पर। हम्म। उसके बाद फिर यहाँ से हमारी टोली निकली है। हम्म। और साहब जब टोली निकली है और मैंने घर में बम फोड़ा है अपने कि मैं मुंबई जा बॉम्बे। रहा हूँ तो जो फजीयत हुई उसके बाद, जो पंचायत इकट्ठा हुई हमारे दरवाजे पे, बताइए अब ये यही करेंगे, जाइए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये थी कि उस समय तक मैं जिद्दी भी खूब हो गया था, लड़ उड़ लिया करता था सुन सुन के अच्छा। सबके, सुन सुन के मतलब ऐसा पक गया था मैं पूरी तरीके से, लड़ उड़ लिया करता था। तो सब लोग बोलते थे कि यार जाओ ठीक है, हमारी तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो हमने बोला सहायता लेने नहीं आए हैं आप लोगों से, ना परमिशन मांगने आए हैं, आप लोगों को बताने आए हैं कि जान लो कि फला तारीख को टिकट है, मैं जा रहा हूँ। तो हाँ। 17 मई 2003 को हमारी हम्म। टोली निकल पड़ी। और ये यकीन मानिए, 4-5 लोग थे हम लोग, हम्म। इतना सामान था हमारा, बर्तन भाड़ा चटाई गद्दा रजाई चदर चद्दर फद्दर ये वो ये पूरा गैस शहर चूल्हा, बस जाएगा। हाँ, कुछ ना खरीदना पड़े, सब उठा ले चलो यहाँ से। सही बात है। सब इकट्ठा करके हम लोग ले के पहुंच गए वहां पर। मतलब 2 टैक्सी लगी थी, एक टैक्सी में तो केवल सामान था हमारा और एक बंदे को बिठा दिया था, और एक टैक्सी में हम लोग बैठे थे मुंबई उतरने के बाद। इतना हाँ। ये हालत, बहुत सामान भर लिया और था हमने। कौन सा साल था जब आप गए? 2003। 2003। अच्छा अच्छा। हाँ। पहला चक्कर मेरा भी ऐसे ही मुंबई का लगा था, शायद 2004 में या 3 में ही था। बट मैं तो जब जैसे ही मुंबई उतरा हूँ स्टेशन पर और देखा ये भीड़ और ये इधर से ट्रेन और उधर से ट्रेन और इतनी ट्रेनें, मैंने कहा, अरे कहाँ फंस गए। तो मेरे दोस्त दोस्त ने कहा कि अरे यार क्या हुआ? हमने कहा अरे यार घबराहट हो रही है। तो उसने किसी तरह पकड़ पकड़ के लोकल ट्रेन में बिठाया और कहने लगा अंधेरी उतरना है। और इतनी खचाखच भरी ट्रेन, इससे पहले हम कभी ट्रेन में इतना कहीं आना ही जाना नहीं हुआ। हाँ, नाटक में था कि नहीं, 2004 में तो हाँ, पहले भी मैं बहुत ट्रेन में सफर ही नहीं किया था। तुम तो घबरा गए मुंबई देख के, और 1 महीने में खाली मुंबई रुका था। और ये ऊंची बिल्डिंग, हम कह रहे हैं यार ये कहाँ तक गई ये बिल्डिंग, हम ऐसे घूम घाम के देखते रहते। और 1 महीने बाद हमने कहा भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं, हमारे लिए गाँव ठीक है। और वापस चले आए थे 1 महीने बाद। एक चीज ये होती है जैसे एक तो थिएटर में जो आनंद मिलता था ना, जो नशा था उसका, वो अलग ही, मतलब मुझे लगता है कि अफीम से भी ज्यादा नशीली चीज है थिएटर। बहुत खतरनाक। हाँ। जबरदस्त, मतलब इतना मजा आता था उसमें। जैसे और आप तो, आपने तो खैर इस तरीके से इतने दिग्गजों के साथ काम किया है, खासकर हबीब जी के साथ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और जानने की उत्सुकता हो रही है कि हबीब जी से आपका पहला इंटरेक्शन कैसा रहा। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना कि गुस्सा हो गए थे, थोड़ा बहुत। थोड़ा नाराज हुए आपसे, फिर क्या है तो वो कि वाकया क्या था। वाकया ये था कि जब मैं स्पीक मैके की स्कॉलरशिप मिली और मैं पहुंचा, तो सीधे मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे उनके घर ढूंढते ढांढते कि अच्छा फला बिल्डिंग है, ये एड्रेस है, पूछते पाछते घंटी बजाई। और वो सो ही रहे थे। सुबह उनकी बेटी आई तो पहला इंप्रेशन वही बकवास हो गया मेरा। कि उन्होंने कहा अरे ये कौन सा टाइम है भाई इतनी सुबह? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं स्कॉलरशिप में आया हूँ, मैं अपनी बड़े बड़े गर्व से कि जैसे पता नहीं कौन सा महान अचीवमेंट है मेरा। तो उन्होंने कहा चाहिए आप 11 बजे आइएगा। हम आए तो अभी साहब ने बात की तो कहने लगे इतनी सुबह किसी के घर नहीं जाया जाता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ध्यान रखूंगा। फिर वो अगले दिन कुछ दिनों बाद वही रीडिंग रीडिंग सेशन चल रहा था। अच्छा, आपके शहर के एक बड़े उम्दा एक्टर हैं आदरणीय विजय शुक्ला, उनको मैं हाँ, अपना गुरु भी कहता हूँ। तो उनका कोई कनेक्शन कभी सुल्तानपुर से रहा? थिएटर में नहीं रहा मुझे लगता है। नहीं, उनका कोई थिएटर में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, क्योंकि उनका तो ये था कि सुल्तानपुर में रहे, फिर वो गुजरात चले गए थे और वहां से शायद सीधे बीएनए आ गए। तो नहीं, विजय शुक्ला जी की वजह से क्या था कि हबीब साहब मुझसे चिढ़े हुए थे। तो जब अच्छा, उन रीडिंग लोगों का सेशन कुछ, चल रहा, मतलब उन लोगों का आपस में कुछ प्रॉब्लम थी क्या सर। विजय भाई के साथ क्या दिक्कत थी कि जैसे मतलब मैं एकदम जो बात सामने है सामने कह दिया। और मुझे हमेशा ये क्वेरी रहती है ये पूछने की कि नहीं ऐसे ही क्यों करना है, अच्छा वही क्यों करना है। ये बचपन से ही मेरे अंदर, जैसे पिताजी ने भी कुछ काम कहा कि भाई ये ऐसे कर देना और ये तो हमने कहा नहीं ऐसे ही क्यों करना है, अगर इसको ऐसे कर दे तो इस चक्कर में मैंने बहुत चप्पलें खाई कि जितना कहे ना उतना करो, बहुत तुम्हारे पास कानून है।
तो वो ये चीज़ मेरी और विजय दादा की बड़ी अच्छी थी। जब उनके साथ मैं नाटक कर रहा था तो मैं उनसे पूछता था, मैं कहा दादा ऐसे ही क्यों करूँ? अगर ऐसे कर लूँ तो उन्हें मज़ा आता था कि यार ये बड़ा जागरूक आदमी है, कम से कम पूछता तो है, सवाल तो करता है, ये नहीं कि डायरेक्टर ने जो कहा वो कर दिया। तो हबीब साहब की और विजय दादा की दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी जमती थी, लेकिन कई बार विजय दादा बड़े घातक हो जाते थे। सवाल अच्छा। पूछते-पूछते एकदम चरस बो देते थे हबीब साहब के, तो बदतमीजी में उतर आते थे। तो वो उसी दौर का कुछ सिलसिला था जब वो उनसे चिढ़े हुए थे और उसी समय मैं पहुँच गया। तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ भाई किसके साथ काम किया? तो मैंने कहा यार विजय शुक्ला का ही नाम लेता हूँ, क्योंकि ये इनके साथ काम कर चुके हैं और इनको जानते भी हैं। तो मैंने कहा सर मैंने विजय शुक्ला जी के साथ थिएटर किया है। ऐसे देखा उन्होंने दांत पीसते हुए, विजय के साथ काम किया है? अच्छा, यूं करता हूँ। बैठे तो जब स्क्रिप्ट की रीडिंग एक दिन चल रही थी और स्क्रिप्ट मेरे सामने आए तो रोज हमेशा पास हो जाए पास हो जाए। एक दिन मैंने रो की स्क्रिप्ट और पढ़ना शुरू, धड़ 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 पढ़ डाले 3-4 पन्ने। तो हबीब साहब को लगा कि ये तो बड़ा मतलब वही कि ढीठ टाइप का एक्टर है भाई, तो मतलब मैं कह रहा हूँ तो भी नहीं सुना। तो हबीब साहब को मतलब उनको मेरे अंदर एक विजय शुक्ला टाइप का कुछ नजर आ गया कि कुछ वैसा ही तेवर वाला आदमी है ये। फिर नेक्स्ट डे फिर हबीब साहब से थोड़ी थोड़ी दोस्ती जैसी शुरू हो गई, मतलब हंसी मजाक शुरू हो गया और बातचीत बातचीत में उनको लग गया कि नहीं मुझे यही करना है। हम ऐसे नहीं आए थे कि 2 महीने यहाँ आपके साथ रहेंगे और जाने के बाद फिर अपना दुकान खोल लेंगे या हम कुछ। सर्टिफिकेट और पसंद। हाँ, तो फिर इसलिए हबीब साहब ने उस तरह से ट्रेन करना शुरू किया और उनकी बड़ी बारीक नज़र ये थी कि वो देख लेते थे कि सामने वाला उनसे क्या चाहता है, जितना चाहता है उससे उतनी बात करते थे। तो मैं राइटिंग में भी उनके साथ लगा हुआ हूँ कि नहीं अच्छा सर ये लिखना है, ठीक है सर मैं आप बोलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा सर इस लाइन को ऐसे कर दें, हाँ हाँ ठीक है ऐसे कर लो। तो थोड़ा लिखने में भी हूँ, उनको असिस्ट भी कर रहा हूँ, उनका बैग भी टांग के चल रहा हूँ, उनकी पानी की बोतल भी लिए हुए हूँ। तो उनका लगा ये वो बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा जो होती है ना कि बस गुरु की हाँ। सेवा ही धर्म है, उस टाइप का मैंने उनको बना लिया था। और फिर रवि साहब ने बहुत सारे मुद्दों पे मतलब बहुत अच्छा ट्रेन किया। एक बार बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, मैं सुनाता हूँ आपको। उस वर्कशॉप में एक लड़की भी आई थी तो मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब बाकी लोगों को भाई बड़ी जलन, क्या रही अच्छी लड़की के साथ बातें होती रहती हैं और ये है, दिमाग लगा दिया। रवि साहब को खबर पहुंची तो रिहर्सल चल रही थी, मुझसे बोले मैंने सुना है कि आपकी दोस्ती फलाऊ लड़की का नाम लिया उससे है। मैंने कहा हाँ। तो सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल उन्हीं के अंदाज से। तो वो कह रहे ठीक है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे करके। तो हमें लगा यार ये कमाल आदमी है कि अगर सवाल है कुछ और वो पूछ रहे हैं तो आप उनसे डरिए घबराइए मत, जो सच्चाई है वो साफ साफ कहिए। साफ वही कहने वाले और सुनने वाले वो व्यक्ति। और आप बाद में फिर खैर मुझे पता चला कि आपका भी हबीब साहब के मतलब हमारे बहुत सारे सीनियर से आपकी भी दोस्ती है, आप उनको भी जानते हैं, उनके बहाने से हबीब साहब हाँ। को आपने भी देखा समझा। अरे आप जानते होंगे चंद्रभान सिंह, चंद्रभान पटेल, अपना चंदू। हाँ चंदू चंदू जी सब। चंदू भाई जी सेम बिल्डिंग में रहते थे जिस बिल्डिंग में हम मतलब मुंबई में थे, उसी बिल्डिंग में वो भी रहा हम्म। करते थे। और जी चंदू जी भाई जी। की एक बड़ी अच्छी आदत थी कि हम्म सुबह जो है जैसे ही चाय का समय हो, हम चाहे हम्म 12 बजे चाय, चाहे दोपहर को 1 बजे बनाए, चाहे शाम को बनाए, चाहे रात में बनाए, पता नहीं कैसे वो आदमी 7वें माले पे रहता था, हम चौथे पे, वो सूंघता हुआ पहुंच जाता था। छोटू चाय बनाए हो क्या? मतलब ये अच्छा, उसका और चंदू भाई चंदू। की स्माइल बड़ी प्यारी, बड़ी नेचुरल, मतलब लगता है बड़ा सूफी आदमी है कोई। और ये हमारे यहाँ हबीब साहब के सारे एक्टर्स में रहा कि मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ सिंपल। हाँ आपने रोल दे दिया और चाहे फिर कैमरा ऑन हुआ चाहे स्टेज में, फिर तो भाई साहब पता नहीं कौन सी आत्मा उनके अंदर उतर आती थी सब में। हाँ। एक आपको याद होगा मतलब मैंने जब पहली बार इनको देखा था, हबीब साहब को, और हम्म उस पूरे ग्रुप से मेरा तारुफ हुआ था। मुझे एग्जैक्टली सन तो नहीं याद है, शायद 2005 के आसपास का समय रहा होगा।
4, 5, 6 के, पृथ्वी थिएटर में पृथ्वी फेस्टिवल हो रहा था। तो जी। पृथ्वी फेस्टिवल में 1 महीने के लिए ये लोग आए हुए थे, पूरा ग्रुप आया था हबीब साहब का। हम्म। तो वहां पर जो है मैंने पहली बार देखा, और मुझे लगता था यार कितने सिंपल आदमी है ये लोग, क्योंकि मैंने काफी कुछ सुना था, काफी कुछ इनके बारे में जाना भी था, पढ़ा भी था। जैसे जी रतन जी। थियम जी को बारे में भी आपको पता होगा, रतन थियम जी भी वो मजदूरों, मणिपुरी मजदूरों को लेके थिएटर करते हैं। हाँ और ऐसा ही हाँ। मैंने इनके बारे में भी सुन रखा था कि यार इनके जितने भी आर्टिस्ट हैं बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और मुझे सच में उस दिन मालूम चला कि डाउन टू अर्थ होता क्या है। अरे सब ऐसे ही, मतलब जितने भी इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हम्म। स्टेज पे उसको परफॉर्म करते देखो तो पसीने छूट जाएं, मतलब। और हाँ। वो देखते मस्त बीड़ियां पी रहे हैं, खाना है तो खाना ले लिए, खा के सब जमीन पे ऐसे गोला बना के पंगत बना के बैठ गए हैं, हंसे जा बिल्कुल। रहे हैं, मस्ती खाए जा रहे हैं। जब वो तो सब गांव के रहने वाले बिल्कुल ठेठ किसान फैमिली से सारे लोग, और उनको कोई शर्म झिझक कुछ नहीं, वो बनावटी नहीं है, इसलिए नेचुरल बहुत, मतलब नेचुरल एक्टिंग बहुत, करते हैं। उन्हें कोई डर नहीं, मैंने, सामने कौन बैठा है। अरे उनमें से कुछ एक्टर तो ऐसे थे, जैसे जब मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उनके ऊपर, तो उसमें था कि कुछ एक्टर तो ऐसे थे जो 50-60 देश घूम चुके थे। हाँ हाँ, वो हाँ घूम हाँ। चुके हैं, जो पुराने सब हैं 50-60 देशों में थिएटर कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन आप जी देखेंगे जी। तो वैसे ही खेतों में वैसे ही हल चला रहे हैं, वैसे ही काम कर रहे हैं। तो मतलब वो अलग ही वो था। और यही उनकी खूबी थी, हबीब साहब की सबसे बड़ी खूबी मुझे जो लगती है वो यही लगती है कि उन्होंने अपने जो कलाकार थे ना उनको ओरिजिनल रखा, उनकी हाँ, ओरिजिनलिटी कभी मरने नहीं दी, कभी कि नहीं वो मानी। जैसे हैं वैसे हैं, मतलब। और यही होना चाहिए। मतलब हमी साहब हमें हमेशा ये कहते थे कि जो तुम जितने नेचुरल रहोगे उतने अच्छे रहोगे। और उनकी एक लाइन थी, अभी साहब हमें हमेशा मतलब इंटरव्यूज में कह देते थे, कई किताबों में भी लिखा है उन्होंने, मतलब कहा उन्होंने कि जो जितना कल्चर्ड होता है वो उतना नकली हो जाता है। कि जिससे हम जितना थ्योरी सही सीख बात। लेते हैं ना, ये काम ऐसे होगा, इसका यही फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हो सकता है कि आपको इंजीनियरिंग में काम आ जाए, वो आपकी डॉक्टरी में काम आ जाए, लेकिन वो फॉर्मूला आर्ट में काम नहीं आ सकता कि यही फॉर्मूले से नाटक तैयार होगा, इसी फॉर्मूले से आप गायन सीखेंगे, इसी फॉर्मूले से आप अभिनय सीखेंगे। तो जितना नेचुरल है, जैसे अब बहुत सी थिएटर कंपनियों में ये होता था कि हारमोनियम बजा जो एक गुरु जी कोई बजाते हैं, 4 लड़के बैठ के सिर्फ उनको देखते रहते हैं बचपन से, धीरे धीरे उनका हाथ हारमोनियम पे कब चलने लगता है पता नहीं चलता। घरानों में जो होता है कि घराने घराने में अभिनय म्यूजिक सीख लेते हैं लोग, कथक सीख लेते हैं लोग, कैसे होता है, वो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आपको सिखाते जाता है, वो आपसे कुछ कराता जाता है। तो ये जो चीज़ मुझे हमीद साहब के यहाँ से मिली थी वो बड़ी कमाल थी कि ऐसा कुछ बर्डन नहीं होता था कि ये थ्योरी पढ़ो या ये किताब फॉलो करो, इसको ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती थी। हमेशा मज़ा आता था कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप कैसे इस कैरेक्टर को देख रहे हैं, आप इस स्क्रिप्ट को कैसे देख रहे हैं। और गुरु में जो ये भाव होता है कि अपने स्टूडेंट्स की गलतियों को माफ कर दे, उसको दे कि बेटा ट्रैक दे कि चलो तुम दौड़ो जाओ, देखो गिरोगे तो देखा जाएगा, जब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे गुरुओं का मिलना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो जनरली लोग कोसना ही शुरू कर देते हैं। तो ये अनुभव अभी साहब के साथ रहा। सही बात है। तो बम्बई पहुंचने के बाद अनुभव जी फिर अरे हमारे हाँ। अ, हमारे साथ भी ऐसे हमारे थिएटर गुरु थे, उन्होंने कभी हम लोगों को बहुत ज्यादा वो नहीं किया हम्म कि ऐसे नहीं, ये ऐसे ही होना चाहिए। ये बेसिक हमें बताते थे कि बेटा ABC काका काका जान लो, और हम्म। उसके बाद सेंटेंस खुद बनाओ। करना तो अपने तुम्हें आप। सेंटेंस है खुद हाँ, तो ये चीज हुआ करती थी। अरे मुझे याद है वाकिया किस्सा है कि एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, अनिल भाई। जी अब जी। अनिल जी के साथ क्या दिक्कत थी कि उनको उम्र ज्यादा हो रही थी, तो उनको थोड़ा भूलने की दिक्कत हो गई थी। तो वो हम्म डायलॉग भूल जाते थे हमेशा, और डायलॉग क्यों भी भूल जाते थे। हम्म। तो वो क्या करते थे कि अपने हाथ पे लिख लेते थे पेंसिल से, पेन से ऐसा लिख लेते थे कि कौन सा किस डायलॉग के बाद मेरा कौन सा है, तो हाथ पे ऐसे लिखे रहते थे पूरा।
हाँ। और शो के दौरान जैसे सब लोग अपना शो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो वो बीच बीच में ऐसे 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 कभी ऐसे, और कैसे हो तुम ऐसा करके करके, तो मतलब अभी लाइट बोल रहे हैं, सामने वाले ने कुछ पूछा उससे, अब उनको बोलना है उसके बाद, तो वो बातचीत के बीच में अपने आप क्यों ढूंढा करते थे कि मेरा क्यों कहाँ है, तो बीच बीच में ऐसे ही सही बात कर रहा है ये लड़का, सही बोल रहा है ये, ऐसे ऐसे करके देखते रहते थे। और सही कई बात। बार तो ऐसा किस्सा होता था कि हाँ। भाई साहब नाटक अभी आधे पे पहुंचा है और उन्होंने क्लाइमेक्स वाली लाइन बोल दी, बक दिया उन्होंने स्टेज पे, हाँ। आगे बोल दिया, हाँ। और फिर ऐसा ऐसा हो गया, और तो सब एकदम सन्नाटे में आ गए, अरे ये क्या हो गया, हाँ। और सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि यार अनिल जी ने तो मतलब तगड़ा वाला रास्ता फैला दिया, आज तो गए। तो हाँ। फिर कई बार संभालना पड़ता था, अरे आपका कहने का मतलब है कि ये तो हाँ। होगा आगे, लेकिन अभी ये चल रहा, उनको बड़ी मुश्किल से खींच, अच्छा, तो ये हाँ देखिए, हाँ हाँ हाँ, यही जो सब मजे हैं ना, ये थिएटर के मजे थे, ये फिल्मों में तो नहीं, आपको कभी नहीं मिल सकता। सही बात है, सही बात है। और हम लोगों का एक नाटक जिसमें मैंने ज्यादा मतलब जिसके शोज किए, वो लाहौर नाम था उस नाटक का। जिन लाहौर ने वेख्या वो जन्मे ही नहीं। हाँ, तो इनमें उसमें आई नहीं। ऐसी टशन चलती थी कि मतलब 3-4 एक्टर्स हम लोग, अगर हमारा सीन आया तो आंखों में इशारा हो जाता था, और ऐसी बारीक कनखियों से देखना जो होता है ना, तो ऐसे लाइव हम लोग यूं कर लेते थे, देखा, और इशारों में बात हो गई कि हाँ इस सीन में लोग मजे ले रहे हैं, तो हम अपनी तरह से कितनी लाइनें बढ़ा देंगे, क्या कर देंगे पता ही नहीं है, और कहाँ से क्या बोलने लगेंगे, लेकिन वो सब उसी में होगा, स्क्रिप्ट के इर्द गिर्द ही होगा। और कई बार लगा कि जैसे हमीद साहब के नाटकों में ये भी हुआ है कि हम लोग, हमें शो करना है, हम कहीं पहुंचे, भाई हमारा तो शो स्पॉन्सर्ड है, और हमने स्पीक में के बहुत शोज किए, तो हम देखने वाले, हमने देखा कि 20 लोग बैठे नाटक देख रहे हैं, तो 20 लोगों के लिए क्या नाटक किया जाए, तो अचानक उसी नाटक को चल रहा है वो ऑन, मतलब चलते नाटक के बीच में ही खटाखट खटाखट डायलॉग कम होते गए और सीन छोटे छोटे करके नाटक आधे घंटे में खत्म। और हम लोग खुद भी सोचते थे कैसे हमने एडिट कर दिया। ये अच्छा, सब चीजें भी थिएटर से ही आई। और लाइव का जो है ना, चलिए अभी कि फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, हमें लगता है सब बाद में आए, हम लोग बहुत पहले से लाइव करते चले आ रहे हैं, तो हमें आदत है कि भाई लाइव में क्या करना होता है। हम्म। एक बार का और किस्सा बताता हूँ आपको। जी जी। हमारे शहर में आर्टिस्ट है, नाम नहीं लूंगा उनका, तो हम्म। शॉर्ट हाइट के थे काफी, और उनको ऐसा था कि उनको एपिक ड्रामास जितने होते हैं ना, हिस्टोरिकल ड्रामा इस टाइप के, जयशंकर प्रसाद जी के वो स्कंदगुप्त वगैरह और ये सब, मतलब उनको इस टाइप के नाटक बहुत पसंद आया करते थे। हाँ, जिसमें ऐसे या करके एक्टिंग हो रही हो हाँ बड़ी। हाँ हाँ हाँ, और हाँ। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज और ये सब भी हाँ। खूब किया करते थे वो, तो हाँ, ये। उनको बड़ा शौक था। हम्म। तो उन्होंने एक नाटक रविंद्रालय बुक किया था, लखनऊ रविंद्रालय, रविंद्रालय जी। और वहां पर नाटक कर रहे थे, वो टिकटेड शो था, और हम लोगों को पासेस आए थे कि भाई आप लोग आइए देखने के लिए। हम्म। तो मुझे बड़ा शौक था कि लखनऊ में कुछ भी होता था नाटक वगैरह, तो मैं ट्रेन पकड़ता था पैसेंजर, और पैसेंजर में बगैर टिकट चढ़ जाता था, छुपते हाँ। छुपाते, टीटी आया तो टॉयलेट में छुप गए, तो ये ऐसे ऐसे करते कराते हम लोग पहुंच जाया करते थे नाटक देखने के लिए। हम्म। तो हम लोग पहुंचे वहां पर, इनका नाटक चल रहा था, उसमें ऐसा था कि जो हीरोइन है वो मर जाती है, और मरने हाँ। के बाद इनको लास्ट में उसको गोद में उठा के हाँ। पूरा विलाप करना था, और लास्ट का वो पूरा बोलना था डायलॉग, और बोलते बोलते फिर इनको बैठ जाना था, लास्ट को रखना था, नाटक दी एंड हो जाता। तो हम्म। इसका किस्सा ऐसा हुआ कि ये थे शॉर्ट हाइट के, और जो लड़की इन्होंने ले रखी थी वो इनसे थोड़ा सा इतना करीब लंबी थी। हम्म। अच्छा चलो वो कोई इशू नहीं था, नाटक हुआ, सब कुछ हुआ, लास्ट में इनको उसको उठाना था, अब वो मर गई है, अब ये उठा रहे हैं, इनसे उठ ही नहीं रही लड़की, अब लास्ट इनसे उठ ही नहीं रही। रिहर्सल्स में क्या करते थे, रिहर्सल में तो खाली रोज उठाते नहीं थे, ऐसा बोल देते थे अपना कि चलो तुम आ आपके जाओगे, बाद खड़े होके बोल दिया। हाँ, बाद में हो जाएगा। हाँ। और लास्ट में जब फाइनल डे इनको उठाना था उसको, अब ये हम्म। उठ ही नहीं रही इनसे। अब वो हाँ। बेचारी जो है वो कभी इधर हिले कभी उधर हिले, ये पीछे हाथ लगाए कोशिश करें, डायलॉग बोले जा रहे हैं, पसीने से तर हैं, लेकिन लड़की नहीं उठी तो नहीं उठी। फाइनली हाँ। बड़ी कोशिश करके इन्होंने हाँ। फाइनली एक बार उन्होंने
पूरा जोर लगाया, उठ गया। वो उठ हम्म। गई और जैसे ही वो ऊपर उठी वैसे ही ये गिर पड़े। अब ये नीचे दब गए और लाश इनके ऊपर चलते लाइव शो में अरे ये वाह। लाश के नीचे दबे दबे ही। अब ये तो फिर फाइनली हुआ, ये क्लाइमैक्स ये था उसका कि लड़की उठी, उठ के अलग लेटी, लाश उठी, लाश उठ के अलग लेटी, ये खड़े हुए और खड़े होके चुपचाप अपना डायलॉग बोले और पर्दा बंद हो गया। तो ये ऐसा ब्लंडर भी हुआ था एक बार। हाँ। तो ऐसा कोई अरे ये, मजाकिया आपके साथ कभी ब्लूपर हुआ है स्टेज पे? अरे हाँ, बहुत मतलब बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ। हम लोग गए थे महाकाल, मतलब हमारा शो था वहाँ उज्जैन में, और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं पहली बार महाकाल गया था। तो कल हमारा शो है, एक दिन पहले हम लोग पहुँच गए। तो सुबह पहुँच के, मतलब हम जिस दिन पहुँचे उस दिन अपना दर्शन वर्शन हो गया, और ये था कि शो के बाद निकल लेना है अगले दिन। तो सुबह जब हम दर्शन करने गए और जब लौटे तो भांग महाकाल के बाहर मिलती ही है। मैंने भांग कभी पी नहीं थी। तो ये हुआ कि भाई कितनी भांग पीनी चाहिए, क्या मुझे कुछ आइडिया नहीं। और हमारे बाकी जो एक्टर्स थे वो सब खिलाड़ी लोग थे, तो उन्होंने कहा यार एक बोतल में भरवा लो। खाली एक बिस्लेरी की बोतल थी, उसमें भरवा ली गई। यार ये 4 लोगों का है भैया, छोटा छोटा बना दो, बन गया, आ गया। अब वो रख दिया गया कमरे में, होटल के कमरे में, और शो हमारा शुरू हुआ। शो खत्म हुआ शाम को। अब ये था कि सबको ये लगता था कि यार जो पहले जाएगा वो ज्यादा ना पी ले, हमको ना मिले। तो हमारे एक सीनियर हमसे पहले भागे और दौड़ के, और उन्होंने पी, फिर दूसरा भागा उसने पी, मैं सबसे लास्ट में आया। नहीं, मैं तीसरे नंबर पे पहुंचा। तो जब मैं पहुंचा तो उससे पहले हमने देखा ये लोग काफी अच्छा, जब भांग ऐसे बोतल में रखी हुई है तो उसका मसाला सब नीचे था, पानी ऊपर था। हाँ। इन लोगों ने भी हिलाया विलाया नहीं, गए सीधे ऐसे पी लिया। तो जब तक यहाँ से भांग निकल के ऊपर आके मिलती पानी में, तब तक मैं पहुंच गया था। हमने कहा अरे तुम लोग यही, मुझे मालूम था यही करोगे। अब ये पानी पानी मतलब दूध वाला ऊपर का हिस्सा पी चुके हैं, भांग का जो असली बड़ा गोला था वो सब ऐसे नीचे सो रहा है यूं। तो थोड़ा बहुत ऐसे शायद इनके हिस्से गया होगा, ज्यादा मेरे लिए सो रहा था। मैंने खोली बोतल और गड़गड़ पी लिया। थोड़ी सी बची तो हमने छोड़ दी चौथे वाले के लिए। इसके बाद अनुपम जी आंखें ऐसी चढ़नी, यूं धीरे 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 चढ़ गई मेरी, आंखें बंद हो जाएं। मैं लेट गया, मुझे सब कुछ घूमता घामता नाचता नजर आ रहा है। ऐसे में मतलब भांग के साथ पहला अनुभव था कि जो कोई एक टॉपिक आपसे छेड़ देगा आप उसी पे लगे रहोगे। किसी ने हाँ उसी हाँ। में हबीब साहब के बारे में मुझसे कुछ कह दिया, और कुछ उनके बारे में कहा, अरे यार हबीब साहब ये वो। और मेरे मन में भी कहीं कुछ तब तक हो ही जाता है ना काम करते करते आपके, अरे यार हाँ ऐसे ही था, हमको भी डांट दिए थे। और मैं अंट संट मैंने बकना शुरू किया, जो बक रहा हूँ उनको मैं रुक ही नहीं रहा हूँ। बाकी सब लोग, तो उसमें कई सारे वो लोग भी होते हैं हरिराम नाई टाइप, जिनको खबर करनी रहती है। शोले में एक हरिराम नाई था ना जो खबर करता था कि साहब जेल में सुरंग बनने वाली है, वैसे हमारे यहाँ भी थे। तो उन लोगों ने हबीब साहब को खबर कर दी, हबीब साहब भी उस शो में थे। अगले दिन मैं सुबह भोपाल पहुंचता हूँ, भोपाल में शो है, नाटक चल रहा है, मैं अपने कैरेक्टर में स्टेज पे, अभी मेरा नशा उतरा नहीं है, नशे में हूँ। और मैं सबसे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं यार कुछ ऐसा नशा वशा नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऐसा झटके लग रहे हैं, लेकिन मैं करूँगा, अपना रोल करूँगा। स्टेज पर जाता हूँ, यहाँ तक गया तो मुझे होश है कि मैं स्टेज पे आ गया हूँ। देख रहा हूँ एक लाइन अपनी सही बोली, सामने मैंने देखा कि हबीब साहब बैठे हुए हैं। अचानक मुझे उन्हीं के बारे में जो चीजें कल रात घटित हुई थी कुछ याद आ गई, और मैं उनको देख के बात कर रहा हूँ ऐसे, यूं सामने हबीब साहब। मैंने कहा नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे पैसे बाकी हैं, अभी तक दिए नहीं है पैसे, और जब तक मिलेंगे नहीं पैसे मैं डायलॉग बोलूंगा नहीं, और मैं ये नहीं करूंगा और मैं वो नहीं करूंगा। और दर्शक सामने बैठे हुए हैं। तो एक आदमी आया हमारा एक्टर, उसने मुझे पकड़ा, चलो 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 तुम चलो चलो। हमने कहा चलो चलो नहीं, आज बात यही साफ होगी, जो फैसला होगा आज ही सबके सामने होगा। इसके बाद में इतना फैल गया कि पर्दा गिरा दिया गया। हबीब साहब पीछे आए और ऐसे स्टिक ले हुए थे, स्टिक लेके मेरे से पेट में घुसेड़ दी। वहीं पे लड़ने की क्या जरूरत है, बाद में मांग लेते पैसे। मैंने कहा पेट में कुछ छड़ी वड़ी लगी तो मैं हिल गया। मैंने कहा है, तो मैंने कहा नहीं सर मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ बोलोगे क्या, तुमने तो मेरी इज्जत ही लूट ली, ऐसा। ये बहुत बड़ा मतलब मैंने ब्लंडर किया।
अच्छा, मेरा नशा उतरा है 3 दिन के बाद। 3 दिन तक मैं ऐसे ही अंट-संट कुछ बक रहा था। तीसरे दिन ब्रह्मांड के मतलब चक्कर लग। चौथे दिन जब हबीब साहब के पास में नॉर्मल बिल्कुल हो गया, उनको खबर लगी तो उन्होंने बुलाया, तो वो खुद हम मुझे हँस-हँस के बता रहे थे कि तुमने मुझे क्या-क्या कहा है। तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा, बस तुमने मुझे गाली नहीं दी, बाकी तुमने सब कर दिया। लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया, उसका कोई उनके दिल में कोई बात नहीं थी, मलाल नहीं था। ये अरे ज़्यादा एक फ्री। ब्लूपर मेरे साथ भी हुआ था, हुँ, खतरनाक वाला, मतलब जिसको बोलते हैं ना हुँ, सच में इज्जत उतरने वाला वो ब्लूपर था। मैं हुँ, परफॉर्म कर रहा था और हम लोग जुआरी बने थे, और नशे के विरोध में एक नाटक था। तो हम लोग अपना कर रहे थे, तो छोटे शहरों में नहीं वो रोटरी क्लब और इन लोग करवाते हैं नाटक वगैरह, तो वैसा कुछ था, चल रहा था हुँ, अपना। जी। उसमें था कि ये लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, और पीने के बाद फाइनली लड़ाई झगड़ा होती है और मैं चाकू लेके सीधा घोंप देता हूँ सामने वाले के सीने में, और फिर हुँ, खड़ा होके जोर से चिल्लाता चिल्लाता हूँ। तो ऐसा था सीन। हुँ। हो गया अपना भाई, चल रहा है सब। लुंगी पहना था मैं, लड़ाई होने लगी, उठा पटक होने लगी। अब लड़ाई में उठा पटक सब कुछ हुआ ताबड़तोड़, और मारपीट, मैंने छुरा घोंपा, और छुरा घोंप के सीने में सामने वाले के, जैसे मैं खड़ा हुआ तो मेरी लुंगी उसके पैर के नीचे दबी हुई, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ लुंगी नीचे, और मैं हाँ, खड़ा हुआ। और मैं अंडरवेयर में खड़ा हूँ और मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, अभी अभी मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेरी लुंगी नीचे रह गई। निकल बोलते गई। बोलते जब मैंने नीचे देखा तो देखता हूँ कि यार लुंगी तो नीचे ही पड़ी हुई है। तो फिर संभाल के डायलॉग बोलते बोलते ये सारी लुंगी भी रह गई नीचे नीचे करके उसको वापस ऊपर बांध लिया। और हाँ। जो लाश बना हुआ है वो हंस रहा है बेहुदा। अरे मतलब बाप रे! वो जैसे मेरी लुंगी खुली वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है, मुंह उधर करके हंसे ही जा रहा है। और सब इसके भी चेरी ऑन टॉप ये था कि नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर गई स्कूल, अपने स्कूल में, तो वहां पर बोला उसको कि अरे कल हमारे भैया का नाटक था स्टेज पे, और वो हाँ। गए थे, सभागार में था अपना। तो बोले हाँ हाँ कौन से थे तुम्हारे भैया? तो बोले अरे वही वही जिनकी लुंगी उतर गई थी। बोले अच्छा वो थे, अच्छा हाँ हाँ। इंट्रोडक्शन भी गजब हुआ। अच्छा वो जिनकी लुंगी उतर गई, हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो थे हमारे भैया। तो नहीं, नहीं, सही ये मेरे बात साथ है। हुआ। ये ऐसी कई सारी घटनाएँ मतलब मैं तो नाटक में भूला भी बहुत हूँ कि चलते सीन में ऐसे खड़ा हूँ, डायलॉग अपने बोल रहा हूँ, बोलते-बोलते यहीं अटक गया। कुछ भी याद नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है सब कुछ अंधेरा। मैं ऐसे ही हूँ। पीछे से किसी ने डायलॉग बोला, तो मैं उसको ऐसे पलट के देख रहा हूँ। हमने कहा ये नहीं था यार, दूसरा था, वो बताओ। उसने कुछ अगला बताया, हाँ ये है। फिर नाटक में वापस आ गए और ऑडियंस देख रही है। तो वो मतलब अंदर मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं था क्योंकि मैं भूलता नहीं था। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे पूरा पूरा नाटक याद रहता था, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाइन से नहीं याद करता था, मैं पूरा प्ले याद करता था। हाँ, तो मुझे तो ऐसा माना जाता था कि मैं चलता फिरता स्टेज पे प्रॉम्प्टर हूँ, कि कोई हाँ, कहीं से भूल जाए, कोई कहीं से अटक जाए, तो बस हाँ, वहीं से उठा के क्यों पकड़ा के आगे बढ़ लेते थे। आप सुना देंगे, हाँ। तो नहीं, मैं तो शुरुआती दौर में चलिए सवा घंटे। जी, जी, जी। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती दौर में इस तरह की चीज़ें बड़ी हुई हैं क्योंकि मैं भूलता रहा, तमाम सारी बेवकूफ़ियाँ करता रहा, लेकिन फिर धीरे-धीरे मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता गया और मैं अपनी कमियों को बड़ी जल्दी मतलब नोट करके रखने वाला कि यार ये गलती हो रही है, ये सही करना है। धीरे-धीरे सुधार भी लिया। अब तो ख़ैर पता नहीं क्या होता है, नहीं इस तरह की गलतियाँ तो नहीं होती। इतनी बड़ी तो नहीं होती, होती होंगी दूसरी। जी, नहीं, आप कुछ कह थिएटर रहे का हैं? मजा ही यही है ना कि वहां पर आप लाइव रहते हैं, वहां पर कोई मतलब रीटेक तो होता नहीं। हाँ। जैसे फिल्मों में तो गलत कर दिया तो रीटेक हो जाएगा, इमोशन नहीं आया तो रीटेक हो गया, ये जी, जी, यहाँ तो जी। कोई रीटेक की भावना नहीं है, जो कोई हुआ रीटेक सो हुआ। जो हुआ इस सो यही तो हुआ। उसका मजा है, असली मजा यही है उसका यही थिएटर में। यही मज़ा था, यही मज़ा है। हाँ हाँ। चलिए संदीप जी, आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं क्योंकि सवा घंटा हुआ है, हाँ, और हाँ। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मजा आया होगा। और हम लोग अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोग की ऐसी चर्चा जारी रहेगी, और नेक्स्ट सैटरडे को फिर से आप 4 बजे जुड़िएगा, और इसी चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे को हम बात करेंगे मुंबई जाने के बाद जो कुछ हमारे साथ हुआ।
अब हाँ, तक तो हमने उसके अपने बाद शुरुआती दौर पे चर्चा की, बताया। अब मुंबई जाने के बाद हमने क्या क्या किया, क्या क्या झेला, कैसे आगे बढ़े, संदीप जी की क्या कहानी, मेरी क्या कहानी, तो हम इसके ऊपर अगले सैटरडे को शाम 4 बजे चर्चा करेंगे आप जी, लोगों जी, का। जी, बिल्कुल। संदीप जी मजा और आया यार। दर्शकों को आगे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम दोनों लोग छोटे शहरों से निकल के जब बड़े शहर पहुँचे, तो बड़े शहर ने हमको क्या-क्या रंग दिखाए। वो रंग बड़ा बड़े नाच नचाया। खूबसूरत हैं। तो ज़रूर एक्चुअली सब आज लोग। एक तो गर्मी बहुत है, दूसरा पंगा ये हाँ, है हाँ। कि मेरे यहाँ सुबह से लाइट गई हुई है, कहीं कुछ फॉल्ट आ गई है। अच्छा, तो अच्छा। मेरा सुबह से लाइट भी गायब है। हुँ, हुँ, हुँ। और रूम जो है मेरा एकदम भट्ठी बन गया है, तप रहा है। तो आप देख रहे राइट। होंगे कि मैं बार बार पसीना पोंछ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा पूरा रूम जो है ना प्रेशर कुकर बना हुआ है। हाँ, 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 तो हाँ, हाँ। हाँ, तो अभी तक लाइट आई नहीं है, देखते हैं कब तक लाइट आती है। पर मजा आया आपके साथ आज चर्चा करके, और उम्मीद करता हूँ आप दर्शकों को भी मजा आया होगा। तो संदीप जी, बिल्कुल, दर्शकों ने इजाजत एन्जॉय किया कहते हैं। होगा आपका सफ़र। हाँ जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगले सैटरडे को आपके साथ फिर हम लोग मैं और अनुपम जी रहेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कुछ प्रश्न वगैरह आए हुए हैं क्या अनुपम जी? कुछ लोगों ने कुछ लिखा है, आपको दिख रहा है? नीतू जी पूछ रही हैं। हाँ, नीतू जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन मुझे याद है, इन्होंने पूछा था कि जी। आप दोनों का फेवरेट प्ले कौन सा है। तो हाँ जी। आपका फेवरेट प्ले कौन सा है। मेरा फ़ेवरेट प्ले चरणदास चोर है। ओके। मेरा आपका कौन? वैसे मुझे शुरू में खामोश अदालत बहुत पसंद आता था। विजेंद्र खामोश का। अदालत जारी है। हालांकि हुँ। मैं उसे कभी परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब इसका मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने खामोश अदालत जारी है कभी परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे वो प्ले बहुत पसंद है। हुँ। आधे अधूरे भी बहुत पसंद है मुझे। जी, जी, जी। लेकिन आषाढ़ में खामोश एक अदालत की दिन बात खामोश अदालत की बात ही अलग थी, वो मुझे बात ही अलग पर्सनली है। जी, बहुत जी। करीब है। हाँ, हाँ, तो हाँ। और वो थे भी, मतलब ये आप देखिए ना कि मोहन राकेश जी इधर, तेंदुलकर जी साउथ में, गिरीश कर्नाड और बादल सरकार। अगर आप हाँ। चारों दिशाओं का देखा जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर में हमारे मोहन राकेश जी, साउथ। हुँ। अनुपम जी, हाँ। और अपने इधर पूरब में रहे बंगाल से बादल सरकार। इनके जो बादल प्लेस हैं, जितने भी प्ले लिखे हैं इन लोगों ने, ये हुँ। चारों कोनों पे जो है। और एक दौर था जब इनके सारे प्लेज, अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना हो तो आप लोग प्लीज पढ़िए। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा, मतलब थिएटर के लिए बहुत अच्छा दौर भी था वो, और ये बहुत ही कमाल बहुत की बढ़िया इनकी था। राइटिंग्स हैं। हुँ, हुँ। तो अनुपम जी, मुझे लगता है कि समय हो चुका है और कोई प्रश्न तो लोगों के नहीं दिख रहे हैं। किसी को ये ना लगे कि हम अपनी बातों में रहे, हमने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत मज़ा आया आज और काफ़ी इंस्पायरिंग रहा। आदित्य जयराज जी लिख रहे हैं और पता नहीं हाँ, और आदित्य, थैंक यू कौन आदित्य। कमेंट। आदित्य जी बहुत बढ़िया कमेंट देते हैं, हम लोगों को बड़ा इंस्पायर्ड करते हैं, बड़ी ऊर्जा से भर देते हैं, तो लगता है कि हम लोग मतलब कुछ ठीक-ठाक सा करते रहें। लोग मज़ा ले रहे हैं। तो फिर ठीक है अनुपम जी, इजाज़त ली जाए, नीतू जी की परमिशन है? हाँ बिल्कुल, अब नीतू जी दिख तो रही नहीं है, लेकिन ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो आ, अगले सेशन में हम लोग अगली बातचीत कंटिन्यू करेंगे। और मेरी बड़ी मुंबई ख्वाहिश है मुंबई अनुपम जी, मैं मुंबई। लाइव पे ही एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग बीच बीच में कोई ना कोई प्ले भी लेते आए, या प्ले का कोई एक पार्ट आप और हम रीडिंग के माध्यम से बीच बीच में सुनाते रहें कुछ लाइंस। देखते हैं वो इसी में बिल्कुल। बन पाएगा चर्चा में, या उसके लिए कुछ अलग सेगमेंट बनेगा। बड़ा मन है, नहीं, इस कर बहाने हम सकते लोग अपने दौर में जाएंगे ना पुराने, कि हाँ भाई ऐसा हैं। हाँ नाटक है ना, हाँ हाँ। इंटरेस्टिंग हो। अरे आपको वो